तियान चाओ। अचानक तियान जियोंग चिल्लाया। हमला करते ही तियान चाओ की आंखें चमक उठीं। हालांकि उसने बर्सिक ब्लैक बियर पर नहीं बल्कि 3 मार्शल कलाकारों और येहुआन पर हमला किया। तियान जियोंग को यकीन नहीं था कि वह निडर काले भालू को मार सकता है या नहीं, लेकिन अब वह आश्वस्त था, इसलिए उसने तियान चाओ को उन्हें मारने का संकेत दिया। 10वें क्षेत्र के मध्य चरण में 2 मार्शल कलाकार समय से बच नहीं सके और उन्हें आधा काट दिया गया। जहां तक जू परिवार के शिष्य की बात है, वह इसे रोकने में कामयाब रहे, लेकिन दुर्भाग्य से तियान चाओ का हथियार भी एक आध्यात्मिक हथियार था। उसका हथियार तुरंत आधा काट दिया गया और उसे उड़ा दिया गया। स्वूश। इस अवसर का लाभ उठाते हुए तियान जियोंग ने एक बार फिर स्लैश मारा, जिससे इस पीक मार्शल कलाकार की मौत हो गई। अब केवल तियान जियोंग और तियान चाओ बचे थे। कुछ ठीक नहीं है। अचानक तियान चाओ को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसने 4 बार काटा था, लेकिन केवल 3 लाशें बची थीं। चौथा व्यक्ति कहाँ था? ये वह तोप का चारा है। वह तोप का चारा कहाँ है? तियान चाओ ने आश्चर्य से अपना सिर घुमाया। उसे स्पष्ट रूप से याद था कि उसने येहुआन पर हमला किया था, लेकिन उसकी लाश कहाँ थी? हम अपने आप को भाग्यशाली समझो कि तुम भाग निकले। तियान चाओ ने उसके दिल में खर्राटे लिए। वह येहुआन को नहीं जानता था, इसलिए वह उसका पीछा करने की जहमत नहीं उठा सकता था। इसके बजाय वह लड़ाई में शामिल हो गया। मार्शल पथ के 10वें चरण में 2 कृषकों के लिए आध्यात्मिक कलाकृतियों वाले आध्यात्मिक जानवर से लड़ना कोई समस्या नहीं होगी। उनके हमले बर्सिक ब्लैक बियर को घायल करने में सक्षम थे, लेकिन बर्सिक ब्लैक बियर उनसे धीमा था, इसलिए इसे केवल पीटा जा सकता था। थोड़ी देर बाद निडर काला भालू खून से लथपथ हो गया और उसकी चीखें पूरे जंगल में गूंज उठीं। तियान जियोंग ने ध्यान नहीं दिया कि येहुआन के साथ क्या हुआ। उसका ध्यान निडर काले भालू पर हमला करने पर था। आधे मिनट से भी कम समय में बर्सिक ब्लैक बियर ने अपना एक हाथ खो दिया, जिससे उसकी लड़ाकू ताकत बहुत कम हो गई। यह अनुमान लगाया गया था कि इसे तियान जियोंग और येहुआन द्वारा 10 सेकंड से भी कम समय में मार दिया जाएगा। येहुआन पहले ही जंगल में छिप गया था और अपना गोल्डन ईगल बो निकाल लिया था। जिस क्षण तियान जियोंग और येहुआन ने बर्सिक ब्लैक बियर को मार डाला, वह उसके लिए हमला करने का क्षण होगा। हालांकि जैसे ही निडर काला भालू मारा जाने वाला था, जंगल में अचानक एक दहाड़ गूंज उठी। दहाड़। हम तियान जियोंग और तियान जियोंग थोड़ा आश्चर्यचकित हुए, क्योंकि यह आवाज बहुत दूर से नहीं आई थी। एक पल को वे सोचते, फिर भाव बदल गए। एक दूसरा निडर काला भालू है। तियान जियोंग ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। ये पता चला कि इस पहाड़ पर 2 आत्मा जानवर थे। मेरे लिए मरो। तियान जियोंग की आंखें चौड़ी हो गईं, क्योंकि उसने अपने सामने जख्मी निडर काले भालू को निशाना बनाया। अचानक उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसे कृपाण की रोशनी ने निडर काले भालू की जांघों में से एक को काट दिया। इस निडर काले भालू के पास ज्यादा युद्ध शक्ति नहीं बची थी। लेकिन इस समय एक दूसरा निडर काला भालू कुछ ही दूरी से भागता हुआ आया। इसके अलावा ये निडर काला भालू जमीन पर गिरने वाले भालू से भी बड़ा आकार का था। ये कम से कम 4 मीटर लंबा था। अरे नहीं, यह मध्य चरण का सच्चा आत्मा क्षेत्र है। तियान जियोंग जोर से चिल्लाया। तियान चाओ भी समझ गए कि उन्हें जाना होगा। सच्चे आत्मा क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में निडर काले भालू का सामना करते हुए वे दोनों अभी भी इसे अपने आध्यात्मिक हथियारों से मार सकते थे। हालांकि यह आध्यात्मिक जानवर स्पष्ट रूप से सच्चे आत्मा क्षेत्र के मध्य चरण में था। यदि वे भाग नहीं गए तो उन्हें मांस के पेस्ट में तोड़ दिया जाएगा। चलो चलें। तियान जियोंग और तियान चाओ ने एक दूसरे की ओर देखा और तुरंत घूमने के लिए तैयार हो गए। हालांकि जैसे ही वे मुड़े, उन्होंने अचानक ठंडी रोशनी की एक श्रृंखला को अपनी ओर आते देखा। बूम बूम बूम। तियान जियोंग और तियान चाओ दोनों 2 विस्फोटक स्टार तीरों की चपेट में आ गए और तुरंत उड़ गए। हालांकि उन्होंने खराब दिशा में उड़ान भरी और ट्रू स्पिरिट क्षेत्र के मध्य चरण में निडर काले भालू के ठीक बगल में उतरे। दहाड़। ये खत्म हो गया। तियान जियोंग और तियान चाओ, जो जमीन पर लेटे हुए थे, ने निडर काले भालू को देखा, जो आकाश से भी लंबा लग रहा था। अगले ही पल उन्हें अपने सीने में तेज दर्द महसूस हुआ और हड्डियों के टूटने की तीखी आवाज एकदम साफ थी। उन दोनों को इस निडर ब्लैक बियर ने एक मुक्के से सीधे मार डाला। इतनी भयानक विनाशकारी शक्ति! अगर मुझे यह मुक्का मारा गया तो मुझे डर है कि मैं भी मर जाऊंगा। येहुआन, जो जंगल में छिपा हुआ था, ठंडे पसीने से तर हो गया। हालांकि उसने फिर भी इस निडर काले भालू पर एक अराजक तीर चलाया। एक ठंडी रोशनी तुरंत 9 में विभाजित हो गई और इस निडर काले भालू की ओर चली गई। धमाका धमाका धमाका। लगातार 9 विस्फोट हुए, लेकिन इस निडर काले भालू को कोई नुकसान नहीं हुआ। इतनी मजबूत रक्षात्मक शक्ति! येहुआन हैरान था। उसी समय यह उन्मत्त काला भालू येहुआन की ओर दौड़ा। जमीन पर बैठा यह उन्मत्त काला भालू उसका बच्चा था। और अब येहुआन एकमात्र जीवित व्यक्ति था। यदि उसने येहुआन से बदला नहीं लिया तो वह किससे बदला लेगा? हम इसे फिर से आजमाएं। येहुआन ने गोल्डन ईगल बो को फिर से खींच लिया। जब उसने अपना दाहिना हाथ छोड़ा तो एक आध्यात्मिक तीर पहले ही हवा में चुभ चुका था। स्पिरिट लेवल मार्शल तकनीक शार्प शूटर PF5। इस निडर काले भालू ने अपने हाथ से अवरुद्ध कर दिया, लेकिन शार्प शूटर एक स्पिरिट लेवल मार्शल तकनीक थी। गोल्डन ईगल बो और आर्च ऑफ ब्लडलाइन की वृद्धि के साथ मिलकर भले ही यह अपनी रक्षात्मक शक्ति के लिए जाना जाता था, यह इस हमले को रोक नहीं सका। आध्यात्मिक तीर तुरंत उसकी हथेली में घुस गया और फिर सीधे उसके दिल पर लगा। यह मरा नहीं है। ये जुबान थोड़ा चौंक गया और उसने जल्दी से एक और तीर चलाया। PF5। इस बार आध्यात्मिक तीर सीधे निडर काले भालू के दिल में घुस गया। निडर काला भालू, जो सच्चे आत्मा क्षेत्र के मध्य चरण के बराबर था, मर चुका था। टॉप। ये 4 मीटर लंबा विशाल पिंड जमीन पर बुरी तरह टूट गया, जिससे धूल का घना बादल छा गया। येहुआन ने इस निडर काले भालू की लाश को देखा और राहत की सांस ली। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने अपनी ताकत को कम करके आंका है। उनके आध्यात्मिक हथियार, स्पिरिट लेवल मार्शल तकनीक और आर्च ऑफ ब्लडलाइन ने उनकी आक्रमण शक्ति को असाधारण बना दिया। वह संभवतः पूरे भूल भुलैया दर्पण में एकमात्र प्रतियोगी था जिसके पास मध्य चरण के ट्रू स्पिरिट रियलम स्पिरिट जानवर को मारने की ताकत थी। ऐसा कहा जाता है कि आध्यात्मिक हथियार और आत्मा स्तर की मार्शल तकनीक को केवल सच्चे आत्मा क्षेत्र में ही लागू किया जा सकता है। TSK, मैं वास्तव में सच्चे आत्मा क्षेत्र में प्रवेश करना चाहता हूँ। जमीन पर लाशों को देखकर येहुआन हंसने से खुद को नहीं रोक सका। फिर वह तेजी से भागा, वाटर स्प्लिटर तलवार निकाली और निडर काले भालू को मार डाला, जो घावों से भरा हुआ था लेकिन मरा नहीं था। उसने पॉइंट टोकन निकाला और चुपचाप जप किया। डेवोट। येहुआन ने इस छोटे निडर काले भालू की लाश को खाने को प्राथमिकता दी। डिंग, मेजबान ने एक आत्मा जानवर की लाश को खा लिया है। मेजबान को 100 डिवोट पॉइंट प्राप्त हुए हैं। डिंग, द 100 बीस्ट एसेंस ब्लड स्लॉट में 1 अंक की वृद्धि हुई है।
डिंग, मेजबान ने स्पिरिट बीस्ट के आंतरिक कोर को खा लिया है। मेजबान को 500 डिवोर पॉइंट प्राप्त हुए हैं। सिस्टम अधिसूचना सुनने के बाद ये हुआन हैरान रह गया। स्पिरिट बीस्ट की लाश ने वास्तव में उसे 600 से अधिक डिवोर पॉइंट प्रदान किए थे। एफ तारांकन सी के ये छोटा आध्यात्मिक जानवर इतने सारे बिंदुओं के लायक है, इस बड़े जानवर के बारे में क्या? ये सोचकर ये हुआन बड़े काले भालू के पास गया, उसके शरीर से टोकन निकाला और उसे निगल लिया। डिंग, मेजबान ने एक आध्यात्मिक जानवर की लाश निगल ली है। इनाम 500 भक्षण अंक है। डिंग, मेजबान ने एक आध्यात्मिक जानवर के आंतरिक कोर को निगल लिया है। इनाम 2500 भक्षण अंक है। एफ तारांकन सी के एक शव के लिए 3000 भक्षण बिंदु। मैं अमीर हूँ, मैं अमीर हूँ। ये हुआन इतना हैरान था कि वह बोल नहीं सका। इन दो आध्यात्मिक जानवरों की लाशों से उन्हें पहले ही 3600 भक्षण अंक मिल चुके थे, जिनकी कीमत 3.6 बिलियन थी। एक पल में उसके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा बड़ी मात्रा में बढ़ गई और वह पहले से ही अभी 10 मार्शल पद के शिखर पर था। बस थोड़ा और वह सच्चे आत्मा क्षेत्र में प्रवेश करने में सक्षम होगा। लेकिन इस समय सिस्टम अधिसूचना फिर से सुनाई दी। डिंग, मेजबान ने एक आध्यात्मिक जानवर की लाश निगल ली है। द 100 बीस्ट स्पिल सक्रिय हो गया है। 100 जानवरों की गोली। ये हुआन का दिल धड़क गया और उसने तुरंत भक्षण प्रणाली की जांच की। निश्चित रूप से अमृत कॉलम में एक नया आइटम था। 100 बीस्ट स्पिल उपभोग के बाद 100 बीस्ट ब्लड एसेंस स्लॉट को 100 अंक तक बढ़ा सकता है। बूम, ये हुआन इतना खुश था कि वह पागल हो रहा था। अब जब उनका 100 बीस्ट ब्लड एसेंस स्लॉट 700 से अधिक अंक तक पहुंच गया है, तो उन्हें अपनी 100 बीस्ट ब्लड लाइन को इंटरमीडिएट स्तर पर अपग्रेड करने के लिए केवल 200 और अंकों की आवश्यकता थी। लेकिन जब उसने 100 बीस्ट स्पिल की कीमत देखी तो वह लगभग बेहोश हो गया। ये 100 जानवरों की गोली वास्तव में 500 भक्षण बिंदुओं के लायक थी। वह बहुत असाधारण था। आध्यात्मिक हथियार खरीदने के लिए 500 भक्षण बिंदुओं का उपयोग किया जा सकता है, जिसे कम से कम 300 मिलियन में बेचा जा सकता है। 300 मिलियन टन चांदी। उसे 200 से अधिक प्रकार के राक्षसी जानवर रक्तसार कैसे नहीं मिल सके जिन्हें उसने पहले नहीं निगला था। इसलिए ये हुआन को लगा कि उसे थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। हालांकि वह खुश था, ये हुआन युद्ध की लूट को इकट्ठा करना नहीं भूला। थोड़ी देर बाद उसने पहले ही सभी लाशों को जमीन पर इकट्ठा कर लिया था। तियान जियोंग और तियान चाओ दोनों के पास आध्यात्मिक हथियार थे, इसलिए ये हुआन ने दोनों हथियारों को अच्छी चीजों के साथ निगल लिया। डिंग, मेजबान सच्चे आत्मा क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में पहुंच गया है। अंत में वह टूट गया। हा। जब उसने अपने मन में सिस्टम अधिसूचना सुनी तो ये हुआन जोर से हंसने से खुद को नहीं रोक सका। वह पहले ही मार्शल पद से अलग हो चुका था और सच्ची आत्मा प्राप्त कर चुका था। वाह, तो यह एक सच्ची आत्मा है। यह आध्यात्मिक ऊर्जा से कहीं अधिक मजबूत है। मेरी वर्तमान युद्ध शक्ति पहले की तुलना में कम से कम 10 गुना अधिक है। उद्धरण चिन्ह। जिस क्षण वह आगे बढ़ा, ये हुआन के शरीर की सारी आध्यात्मिक ऊर्जा एक सच्ची आत्मा में बदल गई। फिर उसने सच्ची आत्मा को सक्रिय किया और उसे अपने शरीर से जोड़ लिया। सच्ची आत्मा की रक्षा। अब भले ही वह वहां खड़ा हो और दूसरों को उस पर हमला करने की अनुमति दे, ऐसे बहुत से लोग नहीं होंगे जो उसके बचाव को तोड़ सकें। यदि उसने कमल कवच का उपयोग किया होता तो वह विशाल निडर काला भालू भी इसे इतनी आसानी से नहीं तोड़ पाता। डिंग, अनलॉक इंटरमीडिएट ब्लडलाइन फ्यूजन। डिंग, सरणी अनलॉक करना। डिंग, कीमिया फंक्शन को अनलॉक करना। डिंग, रिफाइनिंग फंक्शन को अनलॉक करना। सिस्टम सूचनाओं की एक श्रृंखला ने ये हुआन को स्तब्ध कर दिया। उन्होंने तुरंत जांच की और पाया कि मार्शल आर्ट अनुभाग में एक अतिरिक्त सरणी थी। इसे आगे बैटल एरे, डिफेंसिव एरे और स्पिरिचुअल एरे में विभाजित किया गया। कीमिया और शोधन कार्यों को समझना आसान था। उदाहरण के लिए, कीमिया फंक्शन एक गोली फॉर्मूला खरीदने और फिर सामग्री एकत्र करने के लिए डेवोर पॉइंट्स का उपयोग करना था। एक बार सामग्री एकत्र हो जाने के बाद कीमिया शुरू हो सकती है। सीधे खरीदने से सस्ता था। इसके अलावा कुछ गोलियां ऐसी भी थी जिन्हें डिवोर सिस्टम में नहीं खरीदा जा सकता था। रिफाइनिंग फंक्शन समान था। बहुत बढ़िया, अद्भुत। ये जुबान कुछ बार दहाड़ने से खुद को नहीं रोक सका। इस समय वह अपनी उत्तेजना को बाहर नहीं निकाल सका। चूंकि वह सच्चे आत्मा क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था और इंटरमीडिएट ब्लडलाइन के साथ जुड़ सकता था, ये हुआन ने विंडचेजिंग लेपर्ड ब्लडलाइन को इंटरमीडिएट ब्लडलाइन तक बढ़ाने के लिए तुरंत 1000 डिवोर पॉइंट खर्च किए। इस समय उनके पास 4000 से अधिक डिवोर पॉइंट बचे थे। जो भी हो, मैं पहले अपनी ताकत बढ़ाऊंगा। 300 जानवरों की गोलियां, बाहर आओ। एक विचार के साथ ये हुआन के हाथ में अजीब पैटर्न वाली 3 गोलियां दिखाई दी। उसने अपना मुंह खोला और 3 गोलियां निगल लीं। डिंग, 100 बीस्ट एसेंस ब्लड स्लॉट में 100 अंक की वृद्धि हुई। डिंग, 100 बीस्ट एसेंस ब्लड स्लॉट में 100 अंक की वृद्धि हुई। डिंग, 100 बीस्ट एसेंस ब्लड स्लॉट में 100 अंक की वृद्धि हुई। द 100 बीस्ट एसेंस ब्लड स्लॉट अंततः 1000 अंक से अधिक हो गया। डिंग, 100 बीस्ट एसेंस ब्लड स्लॉट भरा हुआ है। होस्ट इंटरमीडिएट 100 बीस्ट ब्लडलाइन के साथ फ्यूज हो सकता है। क्या आप इसके साथ फ्यूज करना चाहते हैं? हाँ, पिछली बार ये हुआन 100 बीस्ट ब्लडलाइन के साथ जुड़ गया और उसका शरीर थोड़ा बदल गया, लेकिन इस बार कोई बदलाव नहीं हुआ। इंटरमीडिएट 100 बीस्ट ब्लडलाइन फ्यूजन सफल। जब ये हुआन के दिमाग में ऐसी सूचना सुनाई दी तो वह अचानक बैठ गया और अपनी मुट्ठी फर्श पर पटक दी। बूम बूम बूम। जैसे ही ये हुआन की मुट्ठी जमीन पर गिरी, पूरा पहाड़ कांपने लगा। जमीन तुरंत टूट गई और कम से कम 10 मीटर की त्रिज्या वाला एक वृत्त दिखाई दिया। अच्छा, इतनी मजबूत शक्ति। अब भले ही मैं आध्यात्मिक हथियार का उपयोग नहीं करता, मुझे डर है कि मैं इस निडर काले भालू को मार सकता हूँ। ये हुआन बहुत खुश हुआ। सफलता के बाद परिवर्तन इतना महान था कि वह प्रतिक्रिया नहीं दे सका। हा, मुझे फिर से आपकी गति देखने दो। स्वूश। वह एक पल में गायब हो गया, बिना किसी निशान के। अल्पिराम। हालांकि इस समय डार्कसन एम्पायर का इंपीरियल पैलेस हंगामे में था। कौन? ये बच्चा कौन है? वह एक निडर काले भालू को कैसे मार सकता है जो केवल 2 तीरों के साथ मध्य चरण के सच्चे आत्मा क्षेत्र के बराबर है? बहुत भयानक, बहुत भयानक। यहाँ तक कि एक मध्य चरण ट्रू स्पिरिट रियल मार्शल कलाकार भी उस निडर काले भालू को इतनी आसानी से नहीं मार पाएगा जब तक कि वह आध्यात्मिक स्तर के मार्शल कौशल का उपयोग नहीं करता। निश्चित रूप से वे 2 तीर आध्यात्मिक स्तर का मार्शल कौशल होने चाहिए। ये बच्चा इतना शक्तिशाली है कि उसके पास आध्यात्मिक स्तर का मार्शल कौशल भी है। उसे यह कहाँ से मिला? इस व्यक्ति ने तियान परिवार के एक शिष्य को मारने में संकोच नहीं किया। उसकी पहचान असाधारण होनी चाहिए। वह कौन है?
इंपीरियल पैलेस के अंदर और बाहर दोनों जगह हंगामा मच गया। इतना ही नहीं, तियानजेन अवाक रह गए। एक और वह येहुआन की ताकत से हैरान था, दूसरी ओर ऐसा इसलिए था क्योंकि उसका बेटा उसके सामने मर गया था। तियान चाओ उनका बेटा था, नहीं तियानजेन दहाड़ा। इस समय वह वास्तव में येहुआन को मारना चाहता था। हालांकि येहुआन भूल भुलैया दर्पण में था, इसलिए वह बिल्कुल भी प्रवेश नहीं कर सका। जहां तक पास में मौजूद दूसरे इंस्पेक्टर ओउ यांगमिंग का सवाल है, वह तालियां बजा रहा था। अच्छा, येहुआन ने अच्छा प्रदर्शन किया। हालांकि वह येहुआन की ताकत से हैरान था, लेकिन बाद वाले ने उसे अपना गुस्सा निकालने में मदद की थी। ओंगमिंग, तुम मौत से प्रेमालाप कर रहे हो, तियानजेन तुरंत चिल्लाया। ओंगमिंग को बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वह बस चुपचाप वहां बैठ गया और ठंडे स्वर में बोला, तियानजेन, तुम्हारा बेटा दूसरों जितना अच्छा नहीं है। क्या आप इंपीरियल पैलेस में लड़ना चाहते हैं? महल में भूल भुलैया दर्पण के 36 माध्यमिक दर्पण थे। अभी अभी उनमें से एक ने येहुआन के स्थान के दृश्य को प्रतिबिंबित किया, इसलिए उपस्थित सभी लोगों ने इस दृश्य को देखा। मौजूद कुछ अधिकारी तियान चाओ को नहीं जानते होंगे, लेकिन दूसरों का स्पष्टीकरण सुनने के बाद ऐसा लग रहा था कि वे एक अच्छा शो देखने का इंतजार कर रहे हैं। वे दोनों निरीक्षकों के बीच कलह के बारे में जानते थे। टीएस ओंगमिंग और तियानजेन के बीच अच्छे संबंध नहीं हैं। अब जब तियानजेन का बेटा मर गया है तो क्या वह सीधे ओंगमिंग से लड़ेगा? मुझे ऐसा नहीं लगता। ये महल है, तियानजेन चाहे कितना भी साहसी क्यों न हो, वह सम्राट की प्रतिष्ठा की निंदा करने की हिम्मत नहीं करेगा। हाँ, मैं हंसी से मर रहा हूँ। मेरा बेटा मर चुका है, लेकिन मैं पादने की हिम्मत भी नहीं करता। वह क्या कर सकता है? हालांकि सम्राट ने इस पर ध्यान नहीं दिया, हो सकता है कि वह अंधेरे में देख रहा हो। इसके अलावा यहाँ शाही परिवार के कई महान संरक्षक हैं। यदि तियानजेन कोई कदम उठाने की हिम्मत करता है तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। यहाँ तक कि तियान परिवार भी उसकी रक्षा नहीं कर सकता। उद्धरण चिन्ह। कुछ मंत्री एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे, उनकी आवाजें भी तियानजेन के कानों में पड़ीं। इस समय यदि वे शाही शहर के बाहर होते तो वह निश्चित रूप से ओंगमिंग के साथ मौत तक लड़ते। दुर्भाग्य से ये महल था, ये वह स्थान था जहाँ नागरिक और सैन्य अधिकारी अदालत आयोजित करते थे। अगर उसमें 100 हिम्मत भी होती तो वह यहाँ कदम उठाने की हिम्मत नहीं करता। ओयांगमिंग, गुड, you're very good. Let's wait and see. I hope you won't be a coward. After Tianjin said a few harsh words, he left. अब जब वह अपने बेटे का बदला नहीं ले सका तो यहाँ रहने का क्या मतलब था? दूसरी ओर ओयांगमिंग का मूड खराब था जब उसने तियानजेन का हताश रूप देखा। पहले जब भी तियानजेन उसे देखता था वह उसका बेरहमी से मजाक उड़ाता था। इतने सालों की नाराजगी उसके दिल में जमा हो रही थी। उसे बदला लेने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। ओयांगमिंग, उस युवक की सिफारिश आपने की थी। तियानजेन के जाने के बाद कुछ लोग ऐसे भी थे जो आगे आए। हाँ, उसका नाम येहुआन है। वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है जिसे मैंने संयोग से खोजा, ओयांगमिंग ने आदरपूर्वक कहा। यद्यपि वह एक निरीक्षक था, यहाँ के अधिकारी उससे ऊंचे थे और ऐसे कई लोग थे जो उससे अधिक शक्तिशाली थे। बुरा नहीं, मुझे वह पसंद है। इस प्रतियोगिता के बाद उसे मुझसे मिलवाना याद रखें। चलो, शायद सम्राट उसे पसंद करेगा। इसे जोर से मत कहो। अल्पविराम। Inside the Maze Mirror, this time, Yeshan had profited greatly. Not only had he broken through to the true spirit realm, but he had also obtained many devouring points. He had even upgraded his 100 beasts bloodline and been seeking leopard bloodline to the intermediate level. यदि उसे 100 beasts bloodline सीधे खरीदनी होती तो उसे 5000 भक्षण बिंदुओं की आवश्यकता होती। इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने प्रतियोगिता से अंक भी प्राप्त किए। येहुआन ने त्वरित गिनती की। उन लोगों के कुल मिलाकर लगभग 2 मिलियन अंक थे। उस छोटे निडर काले भालू के कुल 10 लाख अंक थे। जिस चीज ने येहुआन को सबसे अधिक चौंकाया वह बड़ा निडर काला भालू था। उनके टोकन में कुल 10 मिलियन अंक थे। 10 मिलियन अंक का क्या मतलब था? वह 100 निम्न श्रेणी के क्रिस्टल थे। यदि येहुआन ने 100 निम्न श्रेणी के क्रिस्टल खा लिए होते तो वह 10,000 भक्षण बिंदु प्राप्त करने में सक्षम होता। दुर्भाग्य से प्रतियोगिता अभी खत्म नहीं हुई थी, इसलिए वह उन्हें भुना नहीं सका। उसने अंक निगल लिए और तेजी से एक रैंकिंग पत्थर की गोली के सामने भाग गया। निश्चित रूप से पहला स्थान पहले ही बदल दिया गया था। फर्स्ट प्लेस, येशान 13 मिलियन पॉइंट्स। येहुआन ने अपने पीछे कम संख्या में बिंदुओं पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हाँ, मैं पहले स्थान पर हूँ। इंपीरियल कैपिटल की 6 प्रतिभाएं मेरे सामने कूड़ेदान हैं। येहुआन अपने दिल में हंसे। उन्होंने नीचे देखा और पाया कि दूसरे स्थान पर नेशनल प्रोटेक्टर जनरल के बेटे जियान भी 3 मिलियन अंक तक पहुंच गए थे। ऐसा लगता है जैसे आपने किसी आध्यात्मिक जानवर को भी मार डाला हो। लेकिन क्या आप सच्चे आत्मा क्षेत्र के मध्य चरण में एक आध्यात्मिक जानवर को मार सकते हैं? येहुआन ने अपने दिल में पूछा। एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के लिए जो 20 के दशक की शुरुआत में सच्चे आत्मा क्षेत्र में पहुंच गया था, उसके लिए उसी स्तर के आध्यात्मिक जानवर को हराना मुश्किल नहीं था। हालांकि उसके लिए उच्च स्तर के आध्यात्मिक जानवर को हराना मुश्किल होगा। इस समय येहुआन एक और मध्य चरण सच्चे आत्मा क्षेत्र के आध्यात्मिक जानवर को ढूंढना चाहता था। क्या करूं? द्वंद्व युद्ध। अभी येहुआन पहले ही ट्रू स्पिरिट लेवल तक पहुंच चुका था और उसके अंक 10 मिलियन तक ऊंचे थे, इसलिए उसे सीधे आराम करने के लिए जगह मिल गई। उन्होंने विन चेजिंग लेपर्ड ब्लडलाइन को मध्य चरण में अपग्रेड करने के लिए 1000 भक्षण बिंदु खर्च किए थे। अब जब उसके पास 4000 अंक थे तो वह खेलने के लिए कुछ और ब्लडलाइन प्राप्त करना चाहता था। द 100 फ्लावर ब्लडलाइन सस्ती है, मैं इसे मध्य चरण में अपग्रेड करने के लिए 1000 अंक और खर्च करूंगा। येहुआन ने खुद को एक गुफा में सोचा। 100 फ्लावर ब्लडलाइन को मध्य चरण में अपग्रेड करने के बाद न केवल वह अधिक जहरों से प्रतिरक्षित था, बल्कि उसकी पुनर्प्राप्ति क्षमता भी मजबूत थी। उसने स्वयं इसका परीक्षण किया और अपनी कलाई काट ली। थोड़ी देर बाद खून जम गया और घाव ठीक होने लगा। अंत में एक निशान भी नहीं बचा था। ये वास्तव में एक शक्तिशाली रिक्त रेखा है। यदि मैं इसे मध्य चरण में अपग्रेड करता हूं तो मुझे भविष्य में उपचार गोलियों का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होगी। इस समय येहुआन ने अचानक अपना ध्यान अन्य वंशावली की ओर लगाया। यदि खजाना शिकार करने वाले हिरण ब्लडलाइन को मध्य चरण में अपग्रेड किया जाता है तो यह अपनी संवेदन सीमा का विस्तार कर सकता है और स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने एकत्र कर सकता है। स्वॉर्ट्समैन ब्लडलाइन को मध्य चरण स्वॉर्ट्समैन ब्लडलाइन में अपग्रेड करने के लिए 5000 भक्षण बिंदुओं की आवश्यकता होती है। मेरे पास अब पर्याप्त अंक नहीं है, इसलिए मैं अन्य प्रतियोगियों को खोजने के लिए केवल आर्चर ब्लडलाइन को अस्थायी रूप से अपग्रेड कर सकता हूं। उद्धरण चिन्ह। ये सोचकर येहुआन ने पहले आर्चर ब्लडलाइन को अपग्रेड करने का फैसला किया। हालांकि ये रिक्त रेखा वास्तव में महंगी थी।
उन्होंने एक बार में 3000 भक्षण अंक खर्च किए। उसके बाद वह फिर से कंगाल हो गया, केवल 1 दर्जन भक्षण बिंदु बचे थे। डिंग, आर्च ब्लडलाइन फ्यूजन सफल है। जब सिस्टम अधिसूचना सुनाई दी तो ये हुआन मदद नहीं कर सका लेकिन देख सका। आर्च ब्लडलाइन के अपग्रेड के बाद उनकी दृष्टि में जबरदस्त वृद्धि हुई। यह एक आकाशीय दूरबीन की तरह था। यह मिल गया। ये हुआन की आंखें अचानक चमक उठीं और बाहर निकल गईं। अपनी सुपर दृष्टि का उपयोग करते हुए उन्हें तुरंत एक चलती हुई आकृति मिली। मध्य चरण 100 जानवर रक्त रेखा, मध्य चरण हवा का पीछा करने वाला तेंदुआ रक्त रेखा, आध्यात्मिक स्तर के हरे कमल चरण और प्रारंभिक चरण सच्चा आत्मा क्षेत्र। इन कारकों ने ये हुआन की गति को भूल भुलैया दर्पण में सभी से आगे कर दिया। फिर उसने सीधे उस योद्धा को रोक दिया जो तेज गति से आगे बढ़ रहा था। हालांकि जब उसने योद्धा का चेहरा देखा तो वह थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। एक और जाना पहचाना चेहरा था। उनके सामने योद्धा दक्षिणी वन के दूसरे दर्जे के राजकुमार डेंगयांग का बेटा था, जो उनके साथ इंपीरियल कैपिटल टूर्नामेंट में भाग लेने आया था। हालांकि ये हुआन उस पर अपनी सांसें बर्बाद करने की जहमत नहीं उठा सकता था। अभी उनके समय का 1 मिनट कीमती था, इसलिए उन्होंने सीधे कहा, डेंगयांग, मैं आपको विचार करने के लिए 5 सेकंड दूंगा। टोकन और सभी खजाने सौंप दो। डेंगयांग को नहीं पता था कि ये हुआन उसके सामने कैसे आया। पहले वह वास्तव में ये हुआन से थोड़ा डरता था, लेकिन अब वह डरता नहीं था। आप मेरे कारण, ये हुआन हल्की मुस्कान के साथ मुस्कुराया। आप वास्तव में अपनी जगह नहीं जानते, डेंगयांग ने ठंडे स्वर में कहा। एक देहाती बेवकूफ़ की मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई? ये पहली बार था जब उन्होंने पिछले 2 महीनों में ये हुआन से बात की थी, क्योंकि उन्होंने ये हुआन को हेय दृष्टि से देखा था। हालांकि चूंकि ये हुआन आज उसके दरवाजे पर दस्तक देने आया था, इसलिए उसे ये हुआन को सबक सिखाने में कोई आपत्ति नहीं थी। इस समय वह सोच रहा था कि अगर ये हुआन को नहीं पता कि उसकी दयालुता की सराहना कैसे की जाए तो वह ये हुआन को मार डालेगा। तुम सिर्फ ड्यूक के बेटे हो, इसमें अहंकार करने की क्या बात है? 5 सेकंड बीत चुके हैं, सौंपने जा रहे हैं या नहीं? ये हुआन ने जारी रखा। नरक में जाओ। डेंगयांग क्रोधित हो गया। उसने अपनी आध्यात्मिक कलाकृति तलवार निकाली और ये हुआन पर चाकू से वार किया। बजना। हालांकि उनका हमला ये हुआन पर नहीं पड़ा, इसके बजाय ये कमल के फूल से टकराया। इस कमल के फूल ने ये हुआन के पूरे शरीर को ढक लिया। एक रक्षात्मक मार्शल आर्ट। डेंगयांग हैरान रह गए। इस प्रकार की मार्शल आर्ट बहुत दुर्लभ थी। हालांकि अगले ही पल वह पूरी तरह से चौंक गया। नहीं, यह आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं है, ये सच्ची आत्मा है। असंभव, ये सच्ची आत्मा कैसे हो सकती है? उसने कहा। वह ट्रू स्पिरिट रियलम विशेषज्ञ के पास बड़ा हुआ, इसलिए वह ट्रू स्पिरिट से बहुत परिचित था। इस समय उन्होंने जो दबाव महसूस किया वह लगभग वैसा ही था जैसा उनके पिता ने दबाव छोड़ा था। ये हुआन ने वास्तव में आध्यात्मिक ऊर्जा की सीमा को पार कर लिया था। That's right, it's true spirit. Now, you should hand it over, right? Ye Shan didn't move. He just looked at Deng Yang quietly. Impossible, this is impossible. The competition just started and you broke through from mid-stage 10th realm to true spirit realm. Deng Yang couldn't believe it. However, just as he finished speaking, he suddenly remembered that when he first met Ye Shan, he was only at the peak of 9th realm. To break through from the peak of 9th realm to true spirit realm in 2 months was definitely unprecedented. You can break through, but I can't. Cut the crap. My time is precious. Are you going to give it to me or not? Ye Shan glared at him. You're dirty touch me, my father is. Before Deng Yang could finish his sentence, he was sent flying. Do you think I'll be worse than your father after the competition? Ye Shan's ice-cold voice entered Deng Yang's ears, causing him to tremble. A 16-year-old true spirit realm martial artist, only the true energy realm martial artist from 8 years ago could compare to him. His father, on the other hand, was merely a lowly royal prince. When he saw Ye Shan after the competition, he would most likely have to greet him respectfully. Even if Ye Shan killed him now, his father would not be able to avenge him. Deng Yang was also a smart person. He immediately made a decision and threw the token over, as well as the treasures he had taken. And your spiritual treasure sword. Ye Shan's eyes flashed. This guy actually wanted to leave out this weapon. He was really courting death. Deng Yang gritted his teeth and threw the treasured sword in his hand over. Now, he had nothing on him. You're smart. Ye Shan snorted coldly and swallowed these items in front of Deng Yang. Interspatial ring. Deng Yang was shocked again. It seemed that Ye Shan was not as simple as a disciple of the Shattering Cloud sect. Could it be that he was a disciple of a big family in the Imperial City and had gone to the Shattering Cloud sect to experience life under an alias? Goodbye. While he was thinking, Ye Shan had already disappeared. Alpiram. He's the son of a royal prince. He only has 200,000 points. Ye Shan thought to himself as he ran. However, 200,000 points could be exchanged for 2 lower-grade crystals after the competition. This was not bad. In the following time, Ye Shan wandered around and his points soared rapidly. However, his actions also caused an enormous commotion, regardless of whether it was outside the bewildering mirror or inside the bewildering mirror. As time passed, the number of contestants in the Maze Void mirror continued to decrease. On the 7th day, there were only 1,000 contestants left. In these 7 days, the rankings had undergone a huge change. However, no one could shake the first place. First place, Ye Shan, 53 million points. Second place, Jiang Jian, 14 million points. Third place, Li Shaoshan, 12 million points. Fourth place, Chao Pan, 11 million points. Alpiram, 10th place, Tianming, 9,600,000 points. Ye Shan's points were almost half of the total points of the previous 19 contestants. Not only that, but the contestants' realms had also increased significantly in these 7 days. In addition to the previous 6 geniuses, there were also a few new true spirit realm experts. Among them were Tianming and Chao Pan. Now, Ye Shan could confirm that Chao Pan, who was 4th on the rankings, was the Chao Pan he knew. This was because he had met someone who had been robbed by Chao Pan. According to that person's description, Chao Pan was an extremely fat person. Therefore, Ye Shan could confirm that the 2 Chao Pans were the same person. In other words, this Chao Pan had also broken through to the true spirit realm. At this time, on a mountain peak, a young man was standing at the edge of a cliff, looking out. This young man was Ye Shan. Now that the number of contestants in the Maze Mirror had decreased to less than 1,000, and most of the treasures had been harvested, his speed had unknowingly slowed down. Hey, there's a small group battle over there. Is it the Tian family?
At this time, Yeshan's eyes suddenly lit up. He noticed several people and they were all wearing the same clothes. They were the imperial capital's Tian family disciples. He saw that 6 Tian family disciples were circling around a large python, while on the other side, there was another person fighting with another large python. Tianming. Yeshan recognized the person fighting the other giant python at a glance. It was the Tian family's #1 genius, Tianming. Not only that, he had also seen one of the 6 people before. It was Tian Zhong's twin brother, Tian Ying. Since we've gathered together, I'll kill you all at once. Yeshan's eyes flashed, and he directly jumped off the cliff. One must know that this cliff was more than 50 meters high. However, when he landed on the ground, he landed on both feet. This was the hiding effect of the wind-chasing leopard after reaching the intermediate level. Even if he jumped from a high place, he would not be injured as long as he was not more than 100 meters away. After landing on the ground, he quickly dashed in a certain direction. He estimated that he should be about 2 kilometers away from the Tian family. At the same time, 2 kilometers away, everyone, work harder, we just need to wait for Tianming to finish off the fire python, a tall young man shouted. He was Tian Ying. उनके सामने वाला एक विशाल सफेद अजगर था। जब उसने अपना बड़ा मुंह खोला तो वह निश्चित रूप से एक मजबूत आदमी को निगल सकता था। हालांकि अन्य 5 मार्शल पद के 10वें क्षेत्र के मध्य चरण में थे, इसलिए उन्हें कठिन समय का सामना करना पड़ रहा था। हालांकि ठीक उसी समय एक आंकड़ा अचानक सामने आया। जब एक तियान परिवार के योद्धा ने उसे देखा तो वह जल्दी से चिल्लाया, भाई आओ और मदद करो। यदि आप इस आत्मिक जानवर को मार सकते हैं तो मैं आपको कुछ बिंदु दूंगा। मदद करना। जब उसने ये सुना तो ये हुआन मुस्कुराया। ये पहले से ही काफी अच्छा था कि उसने परेशानी पैदा करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया, लेकिन अब वह मदद करना चाहता था। तियान यंग ने भी ये हुआन पर ध्यान दिया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। इसके बजाय उसने उस समय का फायदा उठाया जब अजगर ये हुआन पर हमला करने के लिए दूसरों पर हमला कर रहा था। स्लैश हवा में फैल गया और बेहद तेज था। एक साधारण व्यक्ति समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर पाता। हालांकि तियान यंग अभी भी एक मार्शल आर्टिस्ट थे और आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल करते थे। उसका हमला ये हुआन के लोड्स आर्मर को बिल्कुल भी नहीं तोड़ सका। पेंग तेज स्लैश लोड्स आर्मर से टकराया और ट्रू स्पिरिट द्वारा तुरंत तितर-बितर हो गया। क्या? तियान यंग हैरान रह गया। उसका हमला अजगर के तराजू को तोड़ सकता है, लेकिन ये हुआन की रक्षा को नहीं तोड़ सकता। अच्छा साथी, मैंने एक शब्द भी नहीं कहा और तुम मुझे मारना चाहते हो। मैं एक अच्छा शो देखना चाहता था, लेकिन चूंकि तुम मरना चाहते हो तो आगे बढ़ो। ये हुआन ने अचानक वाटर स्प्लिटर तलवार बुलाई और तुरंत तियान यंग के सामने आ गया। फिर उसने अपनी तलवार से वार किया। माइरियाड फूल तलवार, दूसरा स्तर। ये तलवार 36 ब्लेडों में बंध गई। तियान यंग ने पीछे की ओर गिरने से पहले केवल अपने सामने कुछ बार सफेद रोशनी चमकती देखी। उसके शरीर को छलनी बना दिया गया था। उसके हृदय और मस्तिष्क को कई ब्लेडों से छेद दिया गया था और यहाँ तक कि उसकी गर्दन भी काट दी गई थी। हर तरफ खून के छींटे। 10वें क्षेत्र के चरम पर एक मार्शल कलाकार एक हमले में मारा गया। जब ये दृश्य बाकी 5 की आंखों में पड़ा तो वे हमला करना भूल ही चुके थे। तुम 5 भी मर जाओ। ये हुआन ने अचानक कुछ बार चाकू मारा और मार्शल दाव के 10वें स्तर के मध्य में 5 मार्शल कलाकारों की ओर 100 से अधिक तेज रोशनी चली गई। इस गति से यहाँ तक कि तियान यंग भी चकमा नहीं दे सका, दूसरों को तो छोड़ ही दें। प्लॉप प्लॉप, वे 5 एक के बाद एक गिरकर मौके पर ही मर गए। इस समय आसपास के क्षेत्र में केवल ये हुआन और सफेद अजगर बचे थे। जिस क्षण ये हुआन ने 5 लोगों को मार डाला, सफेद अजगर ने ये हुआन पर अपना मुंह चौड़ा और काट लिया। लॉर्ड्स कवच। ये हुआन चकमा नहीं दिया। इसके बजाय उसने एक विशाल कमल का फूल बनाने के लिए अपनी सच्ची आत्मा को सक्रिय किया, जिसने उसके पूरे शरीर को ढक लिया। यह अध्याय समाप्त नहीं हुआ है, कृपया पृष्ठ पर दर्ज करें। सफेद अजगर का मुंह सच्ची आत्मा द्वारा बनाए गए कमल द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया था, इसलिए ये हुआन को चोट नहीं पहुंचा सका। असहाय होकर वह केवल अपने शरीर को मोड़ सकता था और अपनी पूंछ का उपयोग करके ये हुआन को मौत के घाट उतार सकता था। बजना। लॉर्ड्स आर्मर ने एक बार फिर हमले को रोक दिया। जैसा कि स्पिरिट लेवल मार्शल आर्ट से अपेक्षित था, सच्ची आत्मा के साथ मिलकर इसकी रक्षा इतनी मजबूत है कि यह चार्ट से बाहर है। ये हुआन ने मन में सोचा। अब जब उसे अपने बचाव की कुछ समझ हो गई थी तो इस विशाल अजगर को मारने का समय आ गया था। सांप को मारो जहां दर्द होता है। ये हुआन ने एक पल के लिए गणना की, फिर किनारे पर पहुंचे और अपना गोल्डन ईगल बो निकाला। शार्प शूटर। वाह! आत्मा तीर ने सफेद अजगर के तराजू को छेद दिया और उसके 3 मीटर मोटे शरीर को छेद दिया। सांप का दिल 7 इंच पर था। रूहानी तीर से दिल चीर दिया तो देवता भी मर जाता। प्लॉप! सफेद अजगर का गर्वित सिर जमीन पर गिर गया। एक आध्यात्मिक जानवर सेकंड में मारा गया। अगर कोई मौजूद होता तो वे इतने चौंक जाते कि उनके मुंह में अंडा भर जाता। इस समय दूरी में लड़ाई बंद हो गई। ओह, तियानमिंग की लड़ाई भी खत्म हो गई है। ये हुआन बुदबुदाया। वह नहीं जानता था कि तियानमिंग ने लाल अजगर को मार डाला या इसके विपरीत। लेकिन अगले ही पल ये हुआन को पता चल गया कि तियानमिंग जीत गया, क्योंकि उसने कदमों की आहट सुनी। जल्द ही ये हुआन की नज़र में एक आकृति आ गई। ये तियान परिवार की नंबर 1 प्रतिभा थी, तियानमिंग। ऐसा कहा जाता है कि तियानमिंग भी सच्चे आत्मा क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है। क्या अफसोस है। ये हुआन ने अपना सिर अपने दिल में हिलाया। तियानमिंग तियान परिवार का सदस्य था। चूंकि वह तियानमिंग से मिला था, तियानमिंग केवल मर सकता था। तियानमिंग का शरीर गंदा था। जाहिर है उनके पास एक महान लड़ाई थी। प्रकट होने के बाद उसने लाशों को जमीन पर देखा और चौंक गया। जब उसने ये हुआन का चेहरा देखा तो वह और भी चौंक गया। ये तुम हो, तियानमिंग ने कहा। वह ये हुआन को कैसे नहीं जान सका। यह मैं हूँ। ये हुआन थोड़ा मुस्कुराया। यह आप हैं, तुमने उन्हें मार डाला। तियानमिंग ने आश्चर्य से जमीन पर लाशों को देखा। ये हुआन ने सीधे सिर हिलाया। हाँ, मैंने इस आइस पायथन सहित उन सभी 6 को मार डाला। जब उसने बोलना समाप्त किया तो उसने देखा कि ये हुआन घूम गया है। तियानमिंग की आंखें भय से भर गईं। चूंकि ये हुआन एक आध्यात्मिक जानवर को मार सकता था, इसलिए ये साबित हुआ कि ये हुआन की ताकत उसे धमकी देने के लिए पर्याप्त थी। आप तियान परिवार के एक सदस्य को मारने की हिम्मत करते हैं। आप काफी बोल्ड हैं। तियानमिंग धीरे धीरे बाहर चला गया। उन्होंने पाया कि मृत आइस पायथन गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ था। ये तियान यंग और अन्य लोगों के कारण होना चाहिए था, लेकिन जब उसने आइस पायथन के 7 इंच पर खूनी छेद देखा तो वह चौंक गया। उसने 1 सेकंड में मजबूत बचाव के साथ एक आध्यात्मिक जानवर को मार डाला। उसने अभी जिस चीज से निपटा वह एक फायर पायथन था।
फायर पायथन और आइस पायथन जुड़वां आध्यात्मिक जानवर थे। वे एक साथ पैदा हुए थे। हालांकि आइस पायथन और फायर पायथन के बीच पूर्व की रक्षा बाद वाले की तुलना में अधिक मजबूत थी और बाद वाले का हमला पूर्व की तुलना में अधिक मजबूत था। लेकिन ये हुआन एक सेकंड में आइस पायथन को मार सकता है। यहाँ तक कि तियानमिंग भी केवल उसकी ओर देख सकता था। प्रतियोगिता शुरू होने के कुछ ही समय बाद मैंने आपके तियान परिवार के तियान जियोन को मार डाला। ओह, और वह तियान चाओ कहलाता है। चूंकि हमने पहले ही एक शिकायत बना ली है, इसलिए कुछ और लोगों को मारने में क्या बुराई है, ये हुआन ने धीरे से कहा। तियान जियोन, तियान चाओ, तियानमिंग अपने दिल में बुदबुदाया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तियान जियोन की मृत्यु हो गई, लेकिन तियान चाओ तियान जेन का बेटा था। ये हुआन वास्तव में साहसी था। तुम कौन हो? तियानमिंग चिल्लाया। ये प्रश्न सुनकर ये हुआन मुस्कुराया और कहा, मुझे लगता है कि आपने मेरा नाम पहले भी देखा है। याद रखें, मैं ये हुआन हूँ। मैं ही तुम्हें मार डालूंगा। हुश! जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह एक बात की छवि छोड़कर बाहर निकल गया। वह इतना तेज था कि तियानमिंग भी प्रतिक्रिया नहीं दे सका। इतनी जल्दी? जैसे ही तियानमिंग ने अपने दिल में कहा, ये हुआन पहले ही उसके सामने आ चुका था। एक पल में दर्जनों तेज रोशनी चमकती थी और उसकी गर्दन तुरंत कट जाती थी। उसके हृदय से फव्वारे की तरह खून बह निकला। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसे सच्चे आत्मा क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में एक व्यक्ति द्वारा मार दिया गया था। तभी उन्हें एहसास हुआ कि ये हुआन ही वह व्यक्ति थे जो लीडर बोर्ड पर पहले स्थान पर थे। तियानमिंग की लाश को देखते हुए ये हुआन कुछ देर तक चुपचाप खड़ा रहा। अब से भूलभुलैया दर्पण में एक सच्चा आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञ कम था। तुरंत वह युद्ध की लूट की गिनती शुरू कर दिया। तियानयंग और तियानमिंग दोनों तियान परिवार की प्रतिभाएं थीं, इसलिए उन दोनों के पास एक आध्यात्मिक हथियार था। परिणामस्वरूप ये हुआन में काफी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा थी। हालांकि ये सिर्फ हिमशैल का सिरा था। जिस चीज ने ये हुआन को उत्साहित किया वह उनके प्रतिस्पर्धा अंक थे। तियानमिंग के मूल रूप से 9 मिलियन से अधिक अंक थे, तियानयंग के 2 मिलियन अंक थे और बाकी लगभग 10 लाख अंक तक जुड़ गए। इस बार ये हुआन के अंक 10 मिलियन अंक से अधिक बढ़ गए। लेकिन यह अंत नहीं था, क्योंकि अभी भी 2 आत्मिक जानवरों की लाशें थीं जिन्हें खाया नहीं गया था। अध्याय का अंत। डिंग, मेजबान ने एक आत्मिक जानवर की लाश को खा लिया है। 100 भक्षण अंक प्रदान किए गए हैं। डिंग, मेजबान ने एक आत्मिक जानवर के आंतरिक कोर को खा लिया है। 500 भक्षण अंक प्रदान किए गए हैं। एक आत्मिक जानवर की लाश की कीमत 600 भक्षण बिंदुओं के बराबर थी। उनमें से 1200 भक्षण बिंदु होंगे। पिछले कुछ दिनों के लाभ को जोड़ते हुए ये हुआन का भक्षण अंक 5000 तक पहुंच गया था। इंपीरियल कैपिटल प्रतियोगिता व्यर्थ नहीं थी। उन्होंने तुरंत अपनी स्वॉर्ड्समैन ब्लडलाइन को इंटरमीडिएट स्वॉर्ड्समैन ब्लडलाइन में अपग्रेड किया और 5000 भक्षण बिंदु खर्च किए। स्वॉर्ड्समैन ब्लडलाइन फ्यूजन सफल है। मेजबान ने असंख्य फूल तलवार तकनीक के तीसरे स्तर को समझ लिया है। क्या स्वॉर्ड्समैन ब्लडलाइन में आध्यात्मिक स्तर का मार्शल कौशल नहीं है? ये हुआन ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। हालांकि स्वॉर्ड्समैन ब्लडलाइन खराब नहीं थी। समलन के बाद उन्होंने सीधे असंख्य फूल तलवार तकनीक के तीसरे स्तर को समझा। अब असंख्य फूलों की तलवार दुश्मन पर हमला करने के लिए सीधे 72 ब्लेडों में विभाजित हो सकती है। यहाँ तक कि इंटरमीडिएट ट्रू स्पिरिट क्षेत्र का एक विशेषज्ञ भी इसका सामना करने में सक्षम नहीं हो सकता है। विभिन्न कारकों को जोड़ते हुए ये हुआन ट्रू स्पिरिट क्षेत्र के चरम पर एक मार्शल कलाकार के साथ लड़ने के लिए आश्वस्त थे। दुर्भाग्य से भूलभुलैया दर्पण में ऐसी कोई चीज नहीं थी। अल्पविराम। हालांकि ये हुआन को यह नहीं पता था कि उसके सभी कार्य एक द्वितीयक दर्पण में परिलक्षित होते थे। इंपीरियल पैलेस और इंपीरियल सिटी के बाहर सभी ने इसे स्पष्ट रूप से देखा। उसी समय मिस्टिक सन एम्पायर के इंपीरियल पैलेस में ये बच्चा बहुत मजबूत है। केवल 7 दिनों में उन्होंने 60 मिलियन से अधिक भक्षण अंक प्राप्त किए। उसने तियानमिंग को भी मार डाला, जो सच्चे आत्मा क्षेत्र में घुस गया था। क्या वह अभी भी इंसान है? जीनियस, वह एक सुपर जीनियस है। उसकी तुलना उस प्रभु से भी की जा सकती है। ये सही है। सच्चे आत्मा क्षेत्र में एक 16 वर्षीय, उसे 12 साल दीजिए और वह निश्चित रूप से सच्चे ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश करेगा। प्रतियोगिता के बाद मैं उसे अपने दत्तक पुत्र के रूप में लूंगा। क्या आप मजाक कर रहे हैं? सम्राट ने कुछ नहीं कहा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अचानक सभी अधिकारी ओयांगमिंग की ओर देखने लगे। इस समय ओयांगमिंग अब अपनी भावनाओं को छिपा नहीं सका और वह जोर जोर से हंसने लगा। दूसरी तरफ तियान जेन बेजान था और उसका चेहरा राख था। किसी ने भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं की। अब जबकि तियान परिवार के 3 अभिजात वर्ग ये हुआन के हाथों मर गए थे, तियान परिवार शायद अगले कुछ वर्षों में बहुत कुछ हासिल नहीं कर पाएगा। लानत है, ये सोचकर कि मैंने उसका इतना पालन पोषण किया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह कूड़े का ऐसा टुकड़ा होगा और उस लड़के द्वारा तुरंत मार दिया जाएगा। तियान जेन ने अपने दिल में शाप दिया। अल्पविराम। जैसे ही स्कोरबोर्ड पर पहले स्थान की उत्पत्ति से हर कोई चौंक गया। परप्लेक्सिंग मिरर के ऊपर आकाश में अचानक एक आवाज गूंज उठी। प्रतिभागियों की संख्या घटकर 1000 रह गई है। हर कोई कृपया 3 दिनों के भीतर प्रकाश के बैंगनी स्तंभ पर पहुंचे। इंपीरियल कैपिटल टूर्नामेंट का दूसरा चरण जल्द ही शुरू होगा। यह आवाज सभी के कानों में घुसी। भूलभुलैया दर्पण के लोगों ने न केवल इसे सुना, बल्कि इंपीरियल सिटी के बाहर और इंपीरियल पैलेस के अंदर के लोगों ने भी इसे सुना। प्रतियोगिता का पहला चरण समाप्त हो गया था। क्या चल रहा है? क्या पहला चरण 1 महीने तक नहीं चलना चाहिए? अभी केवल 10 दिन हुए हैं। ये सम्राट का विचार होना चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है कि शाही परिवार को डर हो कि बहुत सारी प्रतिभाएं मर जाएंगी? ये संभव है, लेकिन प्रकाश स्तंभ पर निश्चित रूप से बहुत सारे लोग इकट्ठा होंगे। इससे निश्चित रूप से बहुत अराजकता होगी। सब हैरान थे, यहाँ तक कि ये हुआन भी हैरान था। हालांकि प्रकाश स्तंभ छोड़ने से पहले वह अभी भी इसे लूट सकता था। चूंकि उसे प्रकाश स्तंभ पर जाना होता था, वह प्रकाश स्तंभ पर प्रतीक्षा करता और अंत में प्रवेश करता। उसने सीधे एक पेड़ पर छलांग लगाई और चारों ओर देखा। जैसा कि अपेक्षित था, उसने क्षितिज पर तथाकथित बैंगनी प्रकाश स्तंभ देखा। हालांकि वहां केवल एक प्रकाश स्तंभ नहीं था, वह भी उनमें से 3 को देख सकता था। ऐसा लगता है जैसे मैं इंतजार करने के लिए केवल एक ही जगह चुन सकता हूँ, ये हुआन ने बैंगनी प्रकाश स्तंभों में से एक की ओर बढ़ते हुए मन में सोचा। अपनी गति से वह आधे घंटे से भी कम समय में निकटतम बैंगनी प्रकाश स्तंभ तक पहुंचने में सक्षम होगा। हालांकि जब वह करीब आया तो उसे एहसास हुआ कि प्रकाश स्तंभ के नीचे एक भूलभुलैया दर्पण था। भूलभुलैया दर्पण के बगल में एक बैंगनी कपड़े पहने व्यक्ति खड़ा था। ये वही व्यक्ति था जो प्रतियोगिता से पहले शहर की दीवार पर खड़ा था।
बैंगनी कपड़े पहने व्यक्ति ने ये हुआन पर भी ध्यान दिया और कहा, आप भूल भुलैया दर्पण में जाने या बने रहने का विकल्प चुन सकते हैं। मैं पहले नहीं छोड़ूंगा, ये हुआन ने एक पेड़ में छिपते हुए कहा। शैडो लेपर्ड ब्लडलाइन की मदद से वह छिप गया और किसी के आने का इंतजार करने लगा। बैंगनी कपड़े पहने अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने सदमे में ये हुआन की ओर देखा। यदि उसने ध्यान से नहीं देखा तो उसे ये हुआन की खोज करने में कठिनाई होगी। जैसा कि रैंकिंग में पहले स्थान की उम्मीद थी, बैंगनी कपड़े पहने व्यक्ति ने आह भरी, आपकी आस्तीन में कुछ तरकीबें हैं। सर, मैं थोड़ी देर के लिए छिपना चाहूंगा, कृपया पहले मुझसे बात न करें। बगल से एक फीकी आवाज आई। बैंगनी वस्त्रधारी व्यक्ति फूट फूट कर मुस्कुराया और चुपचाप वहीं खड़ा रहा। कुछ ही समय बाद अन्य लोग अंततः आ गए। हालांकि इस बार उनमें से 2 थे। वे दोनों काफी मजबूत थे। वे दोनों मार्शल पद के 10वें क्षेत्र के शिखर पर थे। इसके अलावा वे एक दूसरे की बातों का लालच करते थे, इसलिए वे लड़ते रहे। अंत में उनमें से एक मारा गया और दूसरे ने सभी अंक प्राप्त किए। हालांकि मेंटिस सिकार्डा का पीछा करता है, पीछे के ओरियो से अनजान। जैसे ही वह जाने वाला था, ये हुआन अचानक बाहर कूद गया और सभी अंक चुराते हुए उसे लात मार दी। अगले 2 दिनों तक ये हुआन ने भी ऐसा ही किया। उसने सीधे दर्जनों कृषकों को लूट लिया। उनके अंक बढ़कर 70 मिलियन हो गए। हालांकि तीसरे दिन जब समय लगभग समाप्त हो गया था, एक मोटी आकृति अचानक ये हुआन की दृष्टि में प्रवेश कर गई। ये हुआन को लगा कि यह आकृति परिचित है। ये झाओ पैन निकला, जिससे वह पहले भी एक बार मिल चुका था। झाओ पैन को देखने के बाद ये हुआन सीधे नीचे कूद गया। जब झाओ पैन ने कदमों की आहट सुनी तो उसने भी देखा। जब उसने देखा कि वह व्यक्ति ये हुआन है तो वह तुरंत मुस्कुराया और कहा, अरे भाई, ये तुम हो। भाई फैटी वास्तव में समय के मामले में अच्छे हैं। ये हुआन मुस्कुराते हुए चला गया। हालांकि वह झाओ पैन से केवल एक बार मिले थे और ये दूसरी बार था। झाओ पैन ने उन पर अच्छा प्रभाव डाला। आखिर कुछ बातों का जिक्र तो उन्होंने किया ही था। हालांकि ये हुआन भी झिझक रहा था क्योंकि झाओ पैन के पास बहुत सारे अंक थे। वह सोच रहा था कि क्या उसे झाओ पैन को लूट लेना चाहिए। हाँ, ऐसा लगता है कि भाई ये यहाँ इंतजार कर रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि भाई ये मुझे भी लूटना चाहते हों? झाओ पैन का चेहरा हिल गया। इसे भूल जाओ, ये हुआन ने अपना सिर हिलाया। मूल रूप से उनके पास यह विचार था, लेकिन बैंगनी वस्त्र पहने व्यक्ति के चेहरे पर गंभीर अभिव्यक्ति देखने के बाद उन्होंने तुरंत हार मान ली। बैंगनी वस्त्र पहने व्यक्ति की नसें पहले से ही तनावग्रस्त थीं। हालांकि वह वहां एक मूर्ति की तरह खड़ा था। ये हुआन को लग रहा था कि वह किसी भी समय कोई कदम उठा सकता है। बैंगनी वस्त्र पहने व्यक्ति को संभवतः इस बात की चिंता थी कि ये हुआन झाओ पैन पर कदम उठाएगा। ऐसा लगता है कि झाओ पैन की पहचान सामान्य नहीं है। ये सोचकर ये हुआन ने इसे भूलने का फैसला किया और चला गया। ये हुआन को धीरे धीरे अपनी ओर बढ़ते हुए देखकर झाओ पैन ने मुस्कुराते हुए पूछा, भाई फैटी, जब मैं आया तो मैंने नहीं देखा। क्या मैं जान सकता हूँ कि भाई ये के कितने बिंदु हैं? 70 करोड़, ये हुआन ने ईमानदारी से उत्तर दिया। अध्याय का अंत। आप सचमुच अद्भुत हैं। केवल 10 छोटे दिनों में आप मध्य चरण के 10वें दायरे से सच्ची आत्मा के दायरे तक पहुंचने में कामयाब रहे। मेरे अंक आपके आधे भी नहीं हैं। झाओ पैन ने असहाय होकर कहा, फैटी भाई, तुम भी बुरे नहीं हो। ये हुआन ने मुस्कुराते हुए कहा, 10वें क्षेत्र के शिखर पर कई लोग फंसे हुए हैं। हाँ, चलो चलें, आज आखिरी दिन है। मुझे डर है कि परप्लेक्सिंग मिरर में बहुत से लोग नहीं बचे हैं। झाओ पैन ने नेतृत्व करते हुए कहा। ये हुआन उसके पीछे पीछे चला। परप्लेक्सिंग मिरर से गुजरने के बाद ये हुआन इंपीरियल सिटी लौट आए। इसके बाद कोई उसे और झाओ पैन को ले जाने आया और उनके लिए इंपीरियल पैलेस में रहने की व्यवस्था की। प्रतियोगिता का दूसरा चरण 3 दिनों में है। मैं इन 3 दिनों को छोड़ भी नहीं सकता। क्या घोटाला है? ये हुआन ने अपने ही आंगन में असहाय होकर कहा। अब तक लगभग सभी ने परप्लेक्सिंग मिरर छोड़ दिया था और उन्हें रहने के लिए जगह दी गई थी। इसके अलावा वे सभी अपने पहचान पदकों के प्रति बहुत सुरक्षात्मक थे क्योंकि वे पैसे से भरे हुए थे। आंगन के बाहर विशेषज्ञ लगातार गश्त कर रहे थे, यहाँ तक कि कुछ प्रतिभागी भी थे जिन्होंने हार मान ली। आखिरकार उनमें से कुछ में शीर्ष 100 में प्रवेश करने का आत्मविश्वास नहीं था। वे हार भी मान सकते हैं और एक अच्छी स्थिति पा सकते हैं। हालांकि जैसे ही ये हुआन बस गया, कोई उससे मिलने आया। उन्हें यह अजीब लगा क्योंकि प्रतियोगिता समाप्त होने से पहले अधिकारियों को प्रतिभागियों से मिलने की अनुमति नहीं थी। उसने दरवाजा खोला तो देखा कि बाहर खड़ा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि झाओ पैन था। तुम यहाँ क्यों हो? क्या प्रतिभागियों को एक दूसरे को देखने की अनुमति नहीं है? ये हुआन ने आश्चर्य से कहा। हे, मैं एक अपवाद हूँ। झाओ पैन हंसे और अंदर आ गए। अब ये हुआन को यकीन था कि झाओ पैन इंपीरियल पैलेस से संबंधित था। वह इंपीरियल पैलेस के संरक्षकों में से एक का बेटा भी हो सकता है। फैटी भाई, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? ये हुआन ने बहुत ज्यादा नहीं सोचा और सीधे पूछा। झाओ पैन के प्रवेश करने के बाद वह पत्थर की कुर्सी पर बैठ गया और कहा, मैं यहाँ आपको कुछ बताने आया हूँ। क्या? ये हुआन ने समय पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। यह झाओ पैन धीरे धीरे कहने से पहले एक पल के लिए झिझके। मैंने आपको पहले बताया था कि ये चोंग नामक एक ट्रू एनर्जी क्षेत्र विशेषज्ञ था जिसने 8 साल पहले प्रतियोगिता में पहला स्थान जीता था। याद है ना? ये सुनकर ये हुआन अपनी आंखें सिकोड़ने से खुद को नहीं रोक सका और बोला, मुझे याद है। वह सोच रहा था कि क्या ये चोंग उसका पिता है। उसके पिता थे। हालांकि झाओ पैन ने जब ये सवाल पूछा तो वह भी थोड़ा हैरान रह गए। क्या ऐसा हो सकता है कि ये चोंग सचमुच उसके पिता थे? क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि यह चोंग नानलिन काउंटी के लियान्युन शहर से आया है? झाओ पैन ने अचानक एक मुस्कान के साथ कहा जो मुस्कान नहीं थी। बूम! ये खबर, ये हुआन स्तब्ध रह गया। क्या यह 28 वर्षीय ट्रू एलिमेंट बाउंड्री कल्टीवेटर वास्तव में उनके पिता थे? फैटी भाई, तुम्हें कैसे पता? ये हुआन ने आश्चर्य से पूछा। हे, मुझे अपना परिचय फिर से देने दो। झाओ पैन अचानक खड़ा हो गया। मैं झाओ पैन, गहनसन साम्राज्य का क्राउन प्रिंस हूँ। जैसी उम्मीद थी, ये सुनकर ये हुआन अपने दिल में बुदबुदाया। ये झाओ पैन वास्तव में कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था। 1 मिनट रुको, मुकुट राजकुमार, ये हुआन अचानक चिल्लाया। ये सही है, क्राउन प्रिंस। दूसरे शब्दों में, ये चोंग मेरा स्वामी है। अयाया, जब मैंने तुम्हें उस समय देखा था तो मैंने तुरंत तुम्हें पहचान लिया था। आप व्यावहारिक रूप से मास्टर के समान सांचे से बने हैं। झाओ पैन ने अचानक अपनी मांसपेशियों को हिलाया और खिलखिलाया। ये हुआन असहाय था। युवराज का प्रतियोगिता में भाग लेना एक बात थी, लेकिन वह इतना मोटा युवराज क्यों था? ये सही नहीं था। मुझे यकीन है कि आपके पास बहुत सारे प्रश्न हैं। चिंता मत करो, बैठो और बात करते हैं।
झाओ पैन ने येहुआन को बैठने का इशारा किया। येहुआन ने हिम्मत नहीं की, उसने जल्दी से अपनी मुट्ठियां पकड़ लीं और कहा, अभिवादन महामहिम। इतना विनम्र मत बनो, तुम्हारे पिता मेरे स्वामी हैं, हम परिवार हैं, मैं आपसे 2 साल बड़ा हूं, इसलिए आप मुझे ब्रदर फैटी कह सकते हैं। यह अधिक अंतरंग है। झाओ पैन मुस्कुराते रहे। अपने अनुस्मारक के बाद येहुआन को लगा कि यह समझ में आया। यदि उनके पिता वास्तव में युवराज के स्वामी थे तो उनकी पहचान असाधारण थी। येहुआन ने बहस नहीं की और बैठ गया। हालांकि बैठने के बाद उसे नहीं पता था कि क्या पूछना है। 8 साल पहले आपके पिता ने इंपीरियल कैपिटल प्रतियोगिता में भाग लिया था और ट्रू एनर्जी बाउंड्री की ताकत के साथ पहला स्थान हासिल किया था। उसके बाद मेरे पिता ने उन्हें मुझे पढ़ाने के लिए कहा। हालांकि कुछ समय तक मुझे पढ़ाने के बाद वह सीधे चले गए। हालांकि जाने से पहले उन्होंने मुझे कुछ चीजें सौंपी। वास्तव में वह अपने परिवार को जाने नहीं दे सकता था, इसलिए मेरे पिता ने ये परिवार की सुरक्षा के लिए एक विशेषज्ञ भेजा। जब शैटर इन क्लाउड संप्रदाय के बुजुर्ग ने अचानक ये परिवार पर हमला किया तो मेरे शाही परिवार के पवित्र व्यक्ति ने उसे मार डाला। शहर के पहरेदारों का एक दल भी था। उद्धरण चिन्ह। झाओ पैन धीरे धीरे समाप्त हुआ। अब येहुआन अचानक समझ गया, तो वह विशेषज्ञ वास्तव में शाही परिवार का एक समर्पित व्यक्ति था। कोई आश्चर्य नहीं कि कोई भी उसे खोज नहीं सका। वह संभवतः कम से कम एक सच्चे आत्मा क्षेत्र का कृषक था। तो फिर मेरे पिता कहाँ गए? येहुआन ने पूछना जारी रखा। मैं वास्तव में नहीं जानता, मेरे पापा को भी नहीं पता। हालांकि उन्होंने आपके लिए एक पत्र छोड़ा था। हालांकि उन्होंने हमसे आपसे मिलने का अनुरोध किया। दूसरे शब्दों में, इससे पहले कि हम आपको ये पत्र सौंप सकें, आपको शाही राजधानी में उपस्थित होना होगा। जैसे ही झाओ पैन ने बात की, उसने अचानक अपनी कॉस्मोस रिंग से एक पत्र निकाला। येहुआन ने धीरे से पत्र खोला। पत्र पर लिखावट जोरदार और जोरदार थी। इसे उड़ते हुए ड्रैगन और फीनिक्स नृत्य के रूप में वर्णित किया जा सकता है, लेकिन येहुआन अभी भी इसे समझ सकता है। जुबान 1, यदि आप ये पत्र देखते हैं तो इसका मतलब है कि आप शाही राजधानी में आए हैं और शाही परिवार के संपर्क में आए हैं। जब आप ये पत्र देखते हैं तो मुझे नहीं पता कि मैं कितने वर्षों से परिवार से दूर हूँ। आप पूछना चाहेंगे, मैं कहाँ गया था? मैं आपको बता सकता हूँ कि मैं वास्तव में आपकी माँ की तलाश में गया था। जब आप छोटे थे तो मैंने आपको बताया था कि आपकी माँ का निधन हो गया था, लेकिन वह झूठ था। तुम्हारी माँ अभी भी जीवित है, लेकिन वह हमसे बहुत दूर है। उद्धरण चिन्ह। लेकिन मैं आपको यह नहीं बताऊंगा कि मैं कहाँ गया था जब तक कि आप एक निश्चित स्तर तक नहीं बढ़ सकते। शायद आप अभी भी मार्शल पद के 10वें स्तर पर हैं, या शायद आप सच्चे आत्मा क्षेत्र में पहुंच गए हैं। यदि आप सच्चे आत्मा के दायरे में पहुंच गए हैं तो अपनी सच्ची आत्मा को अपनी आंखों के सामने संघनित करें और इस पत्र को पढ़ें। इस पत्र को पढ़ने के बाद येहुआन ने तुरंत अपनी सच्ची आत्मा ऊर्जा प्रसारित की और इसे अपनी आंखों के सामने संघनित किया। उसके बाद वह ये जानकर चौंक गया कि पत्र पर अन्य शब्द थे। एक दूसरा पत्र। ये कैसे संभव है? ये शब्द सच्ची आत्मा ऊर्जा के साथ लिखे गए हैं। नहीं, ये सच्ची आत्मा ऊर्जा नहीं है। यदि यह सच्ची आत्मा ऊर्जा थी तो मैं इसे कैसे महसूस नहीं कर सकता था? मेरे पास खजाने की खोज करने वाले हिरण की वंशावली है। येहुआन हैरान था, लेकिन उसने इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। उन्होंने बस पढ़ना जारी रखा। यदि आप इस पत्र को पढ़ सकते हैं तो इसका मतलब है कि आप सच्चे आत्मा क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, साधना का मार्ग बहुत लंबा है और सच्चा आत्मा क्षेत्र तो बस शुरुआत है। वहाँ अभी भी सच्चा मूल क्षेत्र, सच्चा गहन क्षेत्र और दिव्य मूल क्षेत्र है। लेकिन भले ही आप दैवीय मूल क्षेत्र में पहुंच गए हों, मुझे डर है कि आप अभी भी मुझे नहीं देख पाएंगे। क्योंकि जब मैंने ये पत्र लिखा था, मैं पहले ही ईश्वरीय मूल क्षेत्र को पार कर चुका था और एक ऐसे क्षेत्र में पहुंच गया था जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर मुझे पाना है तो और मजबूत होते जाओ। उसके बाद गहन सूर्य साम्राज्य को छोड़ दें और लिनवेन्यू नामक किसी व्यक्ति को खोजने के लिए सोअरिंग हेवन मैंशन में जाएं। अध्याय का अंत। जब येहुआन ने पढ़ना समाप्त किया तो उसे लगा कि उसकी क्यूई और खून उबल रहा है। उसके पिता बहुत अविश्वसनीय थे। उन्होंने कभी किसी दिव्यकोर योद्धा के बारे में भी नहीं सुना था, लेकिन उनके पिता पहले ही दिव्यकोर क्षेत्र को पार कर चुके थे। इसका कोई मतलब नहीं था। येहुआन, मास्टर ने क्या कहा? झाओ पैन ने उत्सुकता से पूछा। येहुआन ने उत्तर दिया, पिताजी मेरी माँ की तलाश में गए थे, मुझे नहीं पता कि वह कहाँ हैं। लेकिन उन्होंने मुझसे सोरिंग फर्मामेंट मैंशन में जाने और किसी को ढूंढने के लिए कहा। फैटी भाई, क्या आप जानते हैं कि सोरिंग फर्मामेंट मैंशन कहाँ है? सोअरिंग फर्मामेंट हवेली। ये नाम सुनकर झाओ पैन का मोटा चेहरा कांप उठा। वह आश्चर्य से चिल्लाया, मास्टर ने आपको सोरिंग फर्मामेंट मैंशन में जाने के लिए कहा? ये सही है, मुझे लगता है कि यह गहन सूर्य साम्राज्य के बाहर है। ये कहाँ है? येहुआन ने उत्सुकता से पूछा। सोअरिंग फर्मामेंट मैंशन कोई नाम नहीं है, यह एक शक्ति है, एक ऐसी शक्ति जो गहन सूर्य साम्राज्य से अनगिनत गुना अधिक मजबूत है। झाओ पैन ने समझाया। अनगिनत समय? क्या ये कुछ ज्यादा नहीं है? येहुआन ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। झाओ पैन ने अपना सिर हिलाया और कहा, यह अतिशयोक्ति नहीं है। हम वर्तमान में पूर्वी क्षेत्र में हैं और पूर्वी क्षेत्र में सैकड़ों साम्राज्य हैं। उन्हें आगे निम्न रैंक, मध्य रैंक, उच्च रैंक और राजवंश में विभाजित किया गया है। अगर मुझे ठीक से याद है तो हमारा गहन सूर्य साम्राज्य सिर्फ एक निम्न श्रेणी का साम्राज्य है। येहुआन ने कहा। झाओ पैन ने सिर हिलाया। ये सही है, पूर्वी क्षेत्र में केवल 4 महान राजवंश हैं और उनमें से प्रत्येक बेहद शक्तिशाली है। ये सोरिंग फर्मामेंट हवेली एक ऐसी शक्ति है जो 4 महान राजवंशों से भी अधिक शक्तिशाली है। भले ही 4 महान राजवंश एकजुट हो जाएं, मुझे नहीं लगता कि वे इस सोरिंग फर्मामेंट हवेली को हरा सकते हैं। इतना मजबूत? येहुआन भी हैरान था। वह वर्तमान में निम्न रैंक के साम्राज्य में था और मध्य रैंक, उच्च रैंक और राजवंश से अधिक मजबूत थे। लेकिन उनके पिता ने उन्हें किसी को ढूंढने के लिए सोअरिंग फर्मामेंट मैंशन में जाने के लिए कहा। यह हास्यास्पद था। उनकी प्रतिभा निश्चित रूप से गहन सूर्य साम्राज्य में सर्वश्रेष्ठ थी, लेकिन मध्य रैंक और उच्च रैंक के साम्राज्यों में वह कुछ भी नहीं थे। अकेले सोअरिंग फर्मामेंट हवेली को छोड़ दें, जो एक राजवंश से भी अधिक मजबूत था। बेशक यह मजबूत है, झाओ पैन ने हैरान कर देने वाले भाव से कहा। यह उड़ती हुई फर्मामेंट हवेली पूर्वी क्षेत्र का अधिपति है। क्या आपने स्वर्गीय युआन संप्रदाय के बारे में सुना है? येहुआन के दिमाग में अचानक एक नाम आया। स्वर्गीय युआन संप्रदाय? ये दक्षिणी क्षेत्र का अधिपति संप्रदाय है, सोअरिंग हेवन मैंशन के समान स्तर पर। झाओ पैन चौंक गया। मुझे मत बताओ, मास्टर चाहता है कि तुम स्वर्गीय मूल संप्रदाय में वापस जाओ। यह अध्याय समाप्त नहीं हुआ है, कृपया पृष्ठ पलटें। उद्धरण चिन्ह। नहीं, मुझे अभी अभी यह सुनने को मिला। हालांकि उन्होंने यही कहा था। येहुआन हैरान थे।
लियान्यून शहर के लिन परिवार के लिनजू ने स्काई युआन संप्रदाय के एक बुजुर्ग का ध्यान आकर्षित किया था और उन्हें एक शिष्य के रूप में स्वीकार किया गया था। उस समय येहुआन ने इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा था। अब वह समझ गया कि स्काई युआन संप्रदाय इतना शक्तिशाली था। यह एक ऐसी शक्ति थी जो राजवंश से ऊपर थी। माता रानकन सीकर, मुझे पता था कि मैं बहुत नीचे था। ये सगाई का उपहार केवल 3 गुना था। भले ही ये 30 बार, 300 बार या 3000 बार भी हो, यह कोई समस्या नहीं होगी। मैं बहुत कुछ खोने जा रहा हूँ। येहुआन रोना चाहता था लेकिन कोई आंसू नहीं निकला। यदि 3000 बार होते तो वह सच्चे आत्मा क्षेत्र या यहाँ तक कि सच्चे तत्व क्षेत्र में भी पहुंच जाता। हालांकि उन्होंने ये भी समझा कि लिनजू की योग्यता शायद बहुत अच्छी थी। उसका मालिक शायद अभी अभी गुजरा था और वह इस दुनिया के नियमों को तोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए उसने बहुत सारी चीज़ें नहीं निकाली। अन्यथा ये दुश्मन जैसे अन्य लोगों का ध्यान आकर्षित कर सकता है। उनमें से कोई भी विशेषज्ञ गहन सूर्य साम्राज्य को नष्ट करने में सक्षम होगा, इसलिए कम प्रोफाइल रखना बेहतर होगा। लिनजू बहुत समय पहले अपने मालिक के साथ चली गई थी। अब उसका क्षेत्र मुझसे ऊंचा होना चाहिए। मुझे लगा कि मेरी गति पर्याप्त है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं कुएं में सिर्फ एक मेढक हूं। येहुआन असहाय महसूस कर रहा था। 2 सेकंड के मौन के बाद उन्होंने पूछा, फैटी ब्रो, सोआरिंग हेवन मैंशन बहुत मजबूत है। उनकी आवश्यकताएं बहुत अधिक होनी चाहिए, है ना? ये वास्तव में बहुत अधिक है। मूल रूप से उन्होंने केवल 4 महान राजवंशों के लोगों को स्वीकार किया था, लेकिन इस वर्ष हमें अभी खबर मिली कि इस वर्ष के बाद से सोआरिंग हेवन मैंशन भी साम्राज्य के लोगों को स्वीकार करेगा। हालांकि न्यूनतम आवश्यकता सच्चा आत्मा क्षेत्र है। झाओ पैन ने सिर हिलाया। इसका मतलब है कि मेरे पास अभी भी मौका है। येहुआन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। अपनी ताकत से वह जाने में सक्षम होना चाहिए। झाओ पैन ने उनकी ओर देखा और कहा, हालांकि इंपीरियल कैपिटल टूर्नामेंट के पुरस्कार उदार हैं, लेकिन यह 1 अंक और 10 टन सोने के स्तर पर नहीं है। क्या आप जानते हैं कि इस साल क्यों? ये सुनकर येहुआन दंग रह गया। अचानक उसके दिमाग में एक रोशनी चमकी। क्या ऐसा हो सकता है? ये सोआरिंग हेवन मैंशन के कारण है। ये सही है, ये सोआरिंग हेवन मैंशन के कारण है। इसलिए जब तक आप शीर्ष 3 में पहुंच सकते हैं, आप सोआरिंग हेवन मैंशन के मूल्यांकन में भाग लेने के लिए योग्य हो सकते हैं। झाओ पैन ने सिर हिलाया। शायद अन्य कारक हैं। येहुआन को तुरंत मुख्य बिंदु मिल गया। झाओ पैन ने असहाय होकर सिर हिलाया। हाँ, केवल 3 स्थान हैं, इसलिए मेरे गहन सूर्य साम्राज्य को रेजिंग इन्फर्नो साम्राज्य के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होगी। रेजिंग इन्फर्नो एम्पायर साम्राज्य, ये सिर्फ एक निम्न स्तरीय साम्राज्य है, कोई बड़ी बात नहीं है, येहुआन ने अपने दिल में कहा। लेकिन अब उनके विकास का मार्ग बहुत स्पष्ट था। इंपीरियल कैपिटल टूर्नामेंट में पहला स्थान प्राप्त करें, फिर सोआरिंग हेवन मैंशन के मूल्यांकन में भाग लेने के लिए एक स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करें। ठीक है, मेरे शाही पिता आपके बारे में उच्च राय रखते हैं। मुझे लगता है कि आपके लिए प्रथम स्थान प्राप्त करना कोई समस्या नहीं होगी। मुझे वापस जाकर खेती भी करनी है। मैं एक स्लॉट भी प्राप्त करना चाहता हूँ, झाओ पान ने कहा और तुरंत चला गया। जहां तक येहुआन की बात है, वह चुपचाप वहां बैठा सोचता रहा। अल्पिराम। बहुत जल्दी 3 दिन बीत गए। जब चौथा दिन आया तो येहुआन को भी शाही शहर में लाया गया। उसने चारों ओर देखा और पाया कि वहां बहुत से लोग नहीं थे, केवल लगभग 500 लोग थे। ऐसा लग रहा था कि इन 3 दिनों में कई लोग चले गए हैं। हालांकि उपस्थित कोई भी येहुआन को नहीं जानता था। येहुआन एक साधारण व्यक्ति की तरह था जो भीड़ के साथ घुल मिल गया था। येहुआन, इस समय एक मीटबॉल अचानक लुढ़क गया। ये झाओ पैन था जिसका वजन 316 किलोग्राम था। ये कल्पना करना कठिन था कि ऐसा मीटबॉल गहन सूर्य साम्राज्य का राजकुमार था। हालांकि झाओ पैन की चिल्लाहट ने तुरंत आसपास के लोगों का ध्यान आकर्षित किया। येहुआन, क्या ये वह संकी नहीं था जो रैंकिंग में पहले स्थान पर था? 71 मिलियन अंक, दूसरे स्थान के 2 गुने से भी अधिक अंक। यदि इसे निम्न श्रेणी के क्रिस्टल पत्थरों में बदल दिया जाए तो ये 710 निम्न श्रेणी के क्रिस्टल पत्थर होंगे। ये तियान परिवार से अधिक मजबूत परिवार स्थापित करने के लिए पर्याप्त था। येहुआन को बहुत असहाय महसूस हुआ क्योंकि वह कम प्रोफाइल रखना चाहता था। उसे उम्मीद नहीं थी कि झाओ पैन उसे इतनी जल्दी बेनकाब कर देगा। जब झाओ पैन करीब आया तो येहुआन ने धीरे से पूछा, फैटी भाई, क्या आप जानते हैं कि इंपीरियल कैपिटल टूर्नामेंट का दूसरा चरण क्या है? झाओ पैन ने अपना सिर हिलाया और धीरे से उत्तर दिया, मुझे पूरा यकीन नहीं है। ये सब मेरे शाही पिता द्वारा निर्धारित है। यह मत सोचो कि मैं युवराज हूँ। मुझे अपने स्वयं के खेती के संसाधनों के लिए लड़ना होगा। यदि मैं अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया तो मेरे शाही पिता मुझे कुछ नहीं देंगे। ठीक है, येहुआन ने अपनी आंखें घुमाई। उसने सोचा कि एक साम्राज्य का युवराज होना बहुत प्रभावशाली है। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह खेती के संसाधनों की असीमित आपूर्ति नहीं होगी। हालांकि झाओ पैन केवल 18 वर्ष का था और वह पहले ही सच्चे आत्मा क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था। उनकी एप्टीट्यूड काफी अच्छी थी। जल्द ही बैंगनी वस्त्र पहने अधेड़ उम्र का व्यक्ति शाही महल के शीर्ष पर दिखाई दिया। हर कोई, प्रतियोगिता का दूसरा चरण अगले चरण में शुरू होगा। दूसरा चरण भूलभुलैया दर्पण के अंदर आयोजित किया जाएगा। जैसे ही बैंगनी कपड़े पहने आदमी बोल रहा था, उसने अपना हाथ हिलाया और विशाल विस्मयकारी शून्य दर्पण एक बार फिर नीचे आ गया। इस तरह से प्रवेश करें, लेकिन सावधान रहें कि कोई कदम न उठाएं। मेरे आदेशों की प्रतीक्षा करें, बैंगनी वस्त्र पहने व्यक्ति ने जोड़ा। प्रतिभागियों ने एक के बाद एक भूलभुलैया दर्पण में प्रवेश करना शुरू कर दिया। वह मेरे पिता का भरोसेमंद सहयोगी यूशान है। वह शाही रक्षकों का कमांडर है, एक सच्चा ऊर्जा क्षेत्र विशेषज्ञ है। झाओ पैन ने धीमी आवाज में परिचय दिया। येहुआन कांप उठा। सौभाग्य से उन्होंने कल झाओ पैन पर कोई कदम नहीं उठाया, अन्यथा उसे कमांडर यू द्वारा पीटा गया होता। हालांकि इससे झाओ पैन की क्राउन प्रिंस के रूप में पहचान उजागर हो जाती। जल्द ही येहुआन और झाओ पैन की बारी थी। इस समय सभी ने येहुआन और झाओ पैन को पहचान लिया और उन्होंने तुरंत खुद को उनसे दूर कर लिया। शेष प्रतिभागी केवल यह आशा कर सकते थे कि दूसरे चरण में उनका सामना इन 2 शैतानों से नहीं होगा। थोड़ी देर बाद सभी ने भूलभुलैया दर्पण में प्रवेश किया। इसी समय येहुआन और झाओ पैन एक सुनहरे महल के सामने पहुंचे। ये सोने का महल पहाड़ की तरह चकाचौंध था। ये भूलभुलैया दर्पण वास्तव में रहस्यमय है। मैं 10 दिनों से अधिक समय तक अंदर रहा, लेकिन मैंने ये स्वर्ण महल बिल्कुल नहीं देखा। येहुआन ने अपने दिल में आह भरी। अय्या, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह यहाँ होगा। झाओ पैन ने स्वर्ण महल देखा तो आश्चर्य से कहा, क्या आप जानते हैं कि यह कहाँ है? येहुआन ने पूछा। बेशक मैं करता हूँ, झाओ पैन ने सिर हिलाया।
ये रोलन का स्वर्ण महल सोने से बना महल है। क्या ये सचमुच सोने से बना है और चित्रित सोने से नहीं? ये हुआन आश्चर्यचकित रह गया। बेशक, ठीक इसी समय बैंगनी वस्त्र पहने यूशान अचानक स्वर्ण महल की सीढ़ियों से कूद गए और कहा, प्रतियोगिता का दूसरा चरण इस स्वर्ण महल में आयोजित किया जाएगा। सभी लोग शांत हो गए और ध्यान से सुनने लगे। इस सोने के महल का निर्माण एक सर्वोच्च विशेषज्ञ द्वारा किया गया था। ये वरिष्ठ एक राजवंश से आया था और अत्यंत शक्तिशाली था। साथ ही वह भूल-भुलैया दर्पण के पिछले मालिक भी थे। हालांकि ये वरिष्ठ 10,000 वर्षों तक हमारे गहन सूर्य साम्राज्य में एकांत में रहे। उनके निधन के बाद शाही परिवार ने संयोग से भूल-भुलैया दर्पण प्राप्त किया और इस सुनहरे महल की खोज की। इस सोने के महल को भी इसी सीनियर ने बनवाया था। हालांकि हमने पहले ही इसकी खोज पूरी कर ली है, फिर भी हमारे शाही परिवार द्वारा छोड़े गए कई खजाने और वस्तुएं हैं। हालांकि इस सुनहरे महल में खतरे भी हैं। उदाहरण के लिए, हमारे गहन सूर्य साम्राज्य द्वारा पकड़े गए दुश्मन जासूस। ये जासूस कम से कम मार्शल क्षेत्र के शक्तिशाली विशेषज्ञ हैं और यहाँ तक कि कुछ सच्चे आत्मा क्षेत्र के विशेषज्ञ भी हैं। आप सभी को स्वर्ण महल में प्रवेश करना होगा और 1 महीने के भीतर बाहर निकलना होगा। यदि आपको 1 महीने के भीतर निकास नहीं मिलता है तो आप समाप्त हो जाएंगे। केवल वे लोग जो निकास पाते हैं और शीर्ष 100 में स्थान पर हैं, वे सोने या क्रिस्टल पत्थरों के लिए अपने अंकों का आदान प्रदान कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। बैंगनी वस्त्रधारी कमांडर ने स्पष्ट रूप से समझाया और उपस्थित सभी लोग समझ गए। यदि कोई अपनी बातों का आदान प्रदान करना चाहता है तो उसे 2 शर्तें पूरी करनी होंगी। पहले, उन्हें स्वर्ण महल से बाहर आना पड़ा। दूसरा, उन्हें शीर्ष 100 में होना था। इसके अलावा आपके अंक पहले चरण के अंत में लॉक कर दिए जाएंगे। इस चरण के लिए अंकों की गणना आपके स्तर के अनुसार की जाएगी। वहीं इस स्टेज को बंद कर दिया जाएगा और बाहर कोई भी इसे नहीं देख पाएगा। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही बैंगनी वस्त्रधारी कमांडर बोला, उसकी नज़र अचानक सुनहरे महल के बाहर एक बड़ी पत्थर की गोली पर पड़ी। ये रैंकिंग स्टोन टैबलेट था। हालांकि रैंकिंग में कई बदलाव हुए। पहली जगह भी बदल गई थी। प्रथम स्थान जियांग जियान 10 मिलियन अंक। दूसरा स्थान ये हुआन 10 लाख अंक। तीसरा स्थान झाओपैन 10 लाख अंक। अल्पविराम। रैंकिंग देख सभी चौंक गए। क्या पहला स्थान ये हुआन नहीं था? हालांकि जब उन्होंने पहले स्थान के पीछे शुरुआती अंक देखे तो वे सभी स्तब्ध रह गए। यहाँ तक कि ये हुआन और झाओपैन भी एक जैसे थे। 10 मिलियन अंक। क्या इसका मतलब यह नहीं था कि जियांग जियान नामक ये व्यक्ति मध्य सच्चे आत्मा क्षेत्र में प्रवेश कर गया था? वाह, भीड़ कोहराम मच गया। ये जियांग जियान वास्तव में मजबूत है। जब उन्होंने प्रतियोगिता में भाग लिया तो वह अर्ली ट्रू स्पिरिट क्षेत्र में थे। केवल आधे महीने में वह मध्य सच्चे आत्मा क्षेत्र में प्रवेश कर गया। ऐसा लगता है जैसे भूल-भुलैया दर्पण में उसकी आकस्मिक मुठभेड़ हुई हो। झाओपैन टिप्पणी किए बिना नहीं रह सके। ये हुआन को यह स्वीकार करना पड़ा कि इस जियांग जियान में अच्छी योग्यता थी। उसे याद आया कि यह जियांग जियान केवल 22 वर्ष का था। ठीक है, अब एक एक करके अंदर जाओ। हर मिनट एक व्यक्ति प्रवेश करेगा, लेकिन प्रवेश द्वार पर किसी को भी रहने की अनुमति नहीं है। जियांग जियान। बैंगनी वस्त्र पहने यूशान चिल्लाया। फिर एक युवक भीड़ से बाहर चला गया और जल्दी से महल में प्रवेश किया। सोने के महल में कई खजाने थे। प्रवेश करने वाले पहले व्यक्ति के पास खजाना प्राप्त करने की अधिक संभावना होगी। जियांग जियान, जो मध्य सच्चे आत्मा क्षेत्र में घुस गया था, सीधे सुनहरे महल में प्रवेश कर गया। हालांकि यूशान के अलावा किसी को नहीं पता था कि वह कहाँ गया था। 1 मिनट बाद ये हुआन। यूशान चिल्लाया, फैटी भाई, मैं पहले जाऊंगा। ये हुआन फुसफुसाया और सुनहरे महल में भाग गया। स्वर्ण महल में प्रवेश करने के बाद उन्होंने महसूस किया कि प्रवेश द्वार की ओर जाने वाले 4 रास्ते थे। भूल जाओ, मैं पहला ले लूंगा। ये हुआन ने पहला रास्ता चुना और अंदर भाग गया। पहले दौर के बाद ऐसे लोग होंगे जो रैंकिंग रिकॉर्ड करेंगे और इसे प्रत्येक व्यक्ति के निवास पर भेजेंगे। ये हुआन को भी ये प्राप्त हुआ। उन्हें स्पष्ट रूप से याद आया कि जियांग जियान तीसरे स्थान पर था और उसने 28 मिलियन अंक प्राप्त किए थे। दूसरी ओर उनके 71 मिलियन अंक थे। शुरुआती अंक घटाने के बाद जियांग जियान अभी भी 34 मिलियन अंक से पीछे था। तो क्या होगा यदि वह मध्य सच्चे आत्मा क्षेत्र में है? क्या आपको लगता है कि वह मुझसे आगे निकल सकता है? ये हुआन को बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। दूसरे राउंड का पहला स्थान बेकार था। अंतिम परिणाम पहले दौर के अंक होंगे। थोड़ी देर सोचने के बाद ये हुआन तुरंत बाहर निकल गया। स्वर्ण महल के पहले रास्ते में कोई कांटा नहीं था। ये हुआन एक चौराहा देखने से पहले 2 मिनट तक दौड़ा। अब उसके पास 2 विकल्प थे। सबसे पहले, वह यहाँ इंतजार कर सकता था और दूसरों को लूट सकता था। दूसरा, वह प्रवेश करने के लिए एक यादृच्छिक पथ चुन सकता था। भूल जाओ, ये दूसरों के लिए आसान नहीं है। क्या पता अंदर खजाने बहुत हों। ये हुआन बहुत क्रूर नहीं बनना चाहता था। अगर वह यहाँ इंतजार करता तो अंदर आने वाले सभी लोगों को लूट लेता। उसने लापरवाही से एक और रास्ता ढूंढ लिया और अंत में एक कसकर बंद दरवाजा पाया। मुझे देखने दो कि अंदर क्या है। दरवाजा वायुरोधी था और आध्यात्मिक ऊर्जा बाहर नहीं बह सकती थी। इसलिए भले ही ये हुआन के पास ट्रेजर हंटिंग डे की वंशावली थी, फिर भी वह कुछ नहीं कर सका। दरवाजा 5 मीटर लंबा था और भारी लग रहा था। हालांकि ये हुआन के पास 100 बीस्ट्स की वंशावली थी, इसलिए यह उसके लिए कोई समस्या नहीं थी। हालांकि ये हुआन ने अभी भी इस सुनहरे महल को कम आंका है। उसने अपनी पूरी ताकत से इसे धक्का दिया, लेकिन ये बिल्कुल भी टस से मस नहीं हुआ। ये वजन संभवतः कई दसियों हजार किलोग्राम है, लेकिन अगर आप मुझे इससे रोकना चाहते हैं तो इसके बारे में सोचे भी नहीं। ये हुआन ने अचानक अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा एकत्र की और दरवाजे पर हथेली से प्रहार किया। इस बार उन्होंने शटरिंग क्लाउड सेक्ट से 7वीं कक्षा की मार्शल आर्ट का उपयोग किया और सफलतापूर्वक दरवाजा खोल दिया। धमाका, दरवाजा दीवार से टकराया और पूरा सुनहरा महल इस तेज आवाज से गूंज उठा। ये हुआन अंदर चला गया। छोटा महल इतना खाली था कि यह लगभग फुटबॉल मैदान के आकार का था और छोटे महल के कोने में एक खजाना छाती थी। एक खजाना। ये हुआन जाना चाहता था, लेकिन वह अचानक अपने रास्ते पर रुक गया। ये छोटा सा महल थोड़ा अजीब था। अब जब वह सच्चे आत्मा क्षेत्र में था तो उसकी धारणा बेहद मजबूत थी। उसने देखा कि इस महल का फर्श थोड़ा अजीब था, इसलिए उसने सीधे डिवोरिंग स्पेस से एक छोटा पत्थर निकाला और उसे अंदर फेंक दिया। जैसी उम्मीद थी, जब ये छोटा पत्थर फर्श पर गिरा तो अचानक ऊर्जा का विस्फोट हुआ जिसने छोटे पत्थर को छत तक हिला दिया। कुछ करवटों और मोड़ों के बाद पत्थर प्रवेश द्वार पर ये हुआन के पैरों पर उछल गया। एक गठन। तो यह एक गठन है। ये हुआन ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। हालांकि जब उसने देखा कि पत्थर को कोई नुकसान नहीं हुआ है तो उसने राहत की सांस ली।
ऐसा लग रहा था कि यह गठन केवल प्रवेश करने वाले व्यक्ति को प्रवेश द्वार पर लौटने की अनुमति देता है। इसमें कोई आक्रामक क्षमता नहीं थी। टीएसके ये हुआन, मात्र गठन मेरे लिए एक समस्या कैसे हो सकता है? ये जुबान ने ठंड से सूंघा और तेजी से भक्षण स्थान की खोज की। निश्चित रूप से उन्हें फॉर्मेशन ब्रेकिंग मास्टर नामक एक वंशावली मिली। गठन ब्रेकिंग मास्टर ने संरचनाओं के बारे में किसी की धारणा को बढ़ाया। संरचनाएं आमतौर पर जीवित संरचनाएं थीं, जिसका अर्थ था कि उन्हें तोड़ा जा सकता था। बहुत कम लोग डेथ फॉर्मेशन बना सके। यदि किसी को डेथ फॉर्मेशन का सामना करना पड़ा तो एकमात्र तरीका फॉर्मेशन को जबरदस्ती नष्ट करना था। कोई और रास्ता नहीं था। ये हुआन ने महसूस किया कि उसके सामने का गठन एक जीवित गठन होना चाहिए, क्योंकि दीवारों और फर्श पर ऊर्जा सच्चा सार प्रतीत होती है जो सच्ची आत्मा से अधिक मजबूत थी। स्पिरिट एरे को एक ट्रू एलिमेंट बाउंड्री पावरहाउस द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए था, लेकिन कोई भी प्रतिस्पर्धी इसे जबरन तोड़ने में सक्षम नहीं था, इसलिए यह निश्चित रूप से एक जीवित स्पिरिट एरे था। ये हुआन ने एरे ब्रेकिंग मास्टर की वंशावली के साथ जुड़ने के लिए 500 भक्षण बिंदु खर्च किए। अगले ही पल उसे एरे ब्रेकिंग पॉइंट मिल गया। जेन्युआन, यह एक निश्चित पैटर्न के अनुसार बहती है, लेकिन कुछ जगहें ऐसी भी हैं जहां जेन्युआन का एक भी टुकड़ा नहीं है। जब तक आप उन स्थानों पर कदम रखते हैं, आप खजाने की छाती के करीब पहुंच सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। उस समय ये हुआन निकटतम बिंदु पर कूद गया। इस बिंदु पर कोई सर्वोत्कृष्ट युवान प्रवाह नहीं था, इसलिए वह सुरक्षित और स्वस्थ था। उसने ध्यान से अपने परिवेश को महसूस किया और एक और पैर जमा लिया। वह तुरंत कूद गया। यदि गठन स्थापित करने वाला व्यक्ति यहाँ होता तो वह निश्चित रूप से चकित हो जाता। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह वह गठन था जिसे उन्होंने 1 साल की थकावट और खाने और सोने की उपेक्षा के बाद बनाया था। इसके अलावा इन बिंदुओं को सीमा तक कम करने और उन्हें कवर करने में संशोधन की लंबी अवधि लगी। किसने सोचा होगा कि 3 मिनट से भी कम समय में ये हुआन इसे तोड़ पाएगा? उस समय ये हुआन पहले ही छोटे महल के कोने पर कूद गया था और वहां खजाने की पेटी खोल दी थी। पागल करना। जिस क्षण खजाने का संदूक खोला गया, ये हुआन ने बैंगनी रंग का एक विशाल विस्तार देखा। क्रिस्टल, वे सभी क्रिस्टल थे। हालांकि पूरा खजाना गोलाकार घटिया क्रिस्टल से भरा हुआ था। अरे, मैंने इसे अमीर बना दिया है, ये हुआन चिल्लाया। क्रिस्टल से भरा एक छाती, वह कितनी संपत्ति होगी। यहाँ तक कि अगर वे घटिया क्रिस्टल थे तो यह एक अच्छा सौदा होगा। इस समय ये हुआन ने सीधे तौर पर खाने का फैसला किया। डिंग, मेजबान ने 10,000 घटिया क्रिस्टल खा लिए हैं। मेजबान को 10,000 भक्षण बिंदु प्राप्त हुए हैं। लानत है, 10,000 घटिया क्रिस्टल। वह 100 घटिया क्रिस्टल हैं। ये 10 क्यानकुन रिंग्स खरीदने के लिए पर्याप्त है। ये हुआन हैरान था। उसे एहसास हुआ कि उसकी सच्ची आत्मा का काफी हद तक विस्तार हो चुका है। वह पहले ही अपने अधिकांश अंक खर्च कर चुका था। अब जब उसने 10,000 भक्षण अंक प्राप्त कर लिए थे तो वह इतना खुश था कि वह लगभग बेहोश हो गया था। हालांकि ये हुआन ने PKLV 10 से प्रारंभिक चरण के ट्रू स्पिरिट दायरे तक पहुंचने के लिए लगभग 40 से 50 घटिया क्रिस्टल खर्च किए थे। हालांकि सच्चे आत्मा क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद उसे और अधिक चीजों की आवश्यकता थी। 100 घटिया क्रिस्टल खाने के बाद उन्हें लगा कि उनके अनुभव अंक आधे से भी कम हैं। उसने अनुमान लगाया कि उसे और 2 या 3 संदूक चाहिए होंगे। उन्होंने अनुमान लगाया कि डार्कसन साम्राज्य के सम्राट इस सरणी में बहुत आश्वस्त थे, इसलिए उन्होंने यहाँ 10,000 घटिया क्रिस्टल रखे थे। सम्राट ने कभी उम्मीद नहीं की होगी कि कोई इस सरणी को तोड़ने में सक्षम होगा। हाँ, ये सुनहरा महल वास्तव में रोमांच से भरा है। ये हुआन हंसे। वह पूरे छोटे महल के चारों ओर घूमता रहा और फिर जिस रास्ते से आया वह वापस लौट आया। यह इनाम पाने के बाद ये हुआन की गति भी बढ़ गई। वह नहीं चाहता था कि बाद में आए लोग उससे आगे निकल जाएं। कांटे में घुसकर ऐसे महलों की संख्या बढ़ गई। हालांकि कुछ छोटे महल खाली थे, उनका उपयोग दूसरों को भ्रमित करने के लिए किया जाता था। ये हुआन के स्वर्ण महल में प्रवेश करने के आधे घंटे बाद अंततः उसे कुछ ऐसा मिला जो हिल सकता था। इससे पहले बैंगनी वस्त्रधारी कमांडर ने कहा था कि इस सुनहरे महल में कुछ खतरे होंगे। उदाहरण के लिए, दुश्मन जासूसों को पकड़ लिया। हालांकि यह सिर्फ एक उदाहरण था। इस समय ये हुआन को एक कठपुतली का सामना करना पड़ा जो हिल सकती थी। ये कठपुतली करीब 4 से 5 मीटर लंबी थी। इसके 4 अंग मोटे थे और इसका पूरा शरीर चांदी की रोशनी से जगमगा रहा था। यह अज्ञात था कि यह किस सामग्री से बना था। जब ये हुआन इसके सामने आया तो कठपुतली उसकी ओर दौड़ पड़ी। इसके गड़गड़ाते कदमों की आहट पूरे मार्ग में गूंजती रही। इतनी जल्दी, ये लव 10 के मध्य चरण के बराबर है। ये हुआन हैरान था। उन्होंने तुरंत अपना गोल्डन ईगल बो निकाला और 100 मीटर दूर से सुपरनोवा एरो शूट किया। बूम! उसकी सच्ची आत्मा से संघनित तीर कठपुतली की कमर पर लगा। एक पल में इसका शरीर 2 हिस्सों में फट गया। ये हुआन को आश्चर्य हुआ कि कठपुतली के 2 हिस्सों में टूटने के बाद भी उसका ऊपरी शरीर हिल सकता था। असहाय होकर ये हुआन ने एक और तीर जोड़ा और उसका सिर फोड़ दिया। ये कठपुतली जीवित नहीं है, लेकिन फिर भी यह हिल सकती है। ऐसा लगता है कि अंदर एक गठन है। ये हुआन तेजी से आगे बढ़ा। पास आने के बाद उसे वास्तव में कुछ सुराग मिले। इन कठपुतलियों के जोड़ों में आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी। जब तक उसने इन जोड़ों पर हमला किया, वह आसानी से कठपुतली को हरा सकता था। हालांकि ये हुआन पहले से ही सच्चे आत्मा क्षेत्र में था, इसलिए उसे कठपुतली के कमजोर बिंदुओं पर हमला करने की आवश्यकता नहीं थी। मुझे आश्चर्य है कि क्या कोई सच्ची आत्मा क्षेत्र की कठपुतली होगी। यदि है तो अन्य लोग मुसीबत में पड़ जाएंगे। ये हुआन ने एक पल के लिए सोचा और चला गया। हालांकि कुछ कदमों के बाद वह वापस मुड़ गया। उन्होंने कठपुतली की सावधानीपूर्वक जांच की, लेकिन कोई अंक टोकन नहीं मिला। धिक्कार है, ऐसा लगता है कि इंपीरियल कैपिटल टूर्नामेंट के दूसरे चरण के अंक मिलना कठिन है। ये हुआन ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। हालांकि अगले ही पल उसने कदमों की आहट सुनी। वो मुस्कुराए बिना न रह सका। शैतान की बात करो, अंक देने वाला व्यक्ति यहाँ था। कैपिटल टूर्नामेंट के दूसरे दौर की शुरुआत को 7 दिन बीत चुके थे। इन 7 दिनों में ये हुआन इधर उधर भाग रहा था और उसने कई अच्छी चीजें प्राप्त की थीं। हालांकि पहले दिन उसने जो 10,000 घटिया क्रिस्टल प्राप्त किए थे, उनके अलावा उसे ऐसा कुछ भी नहीं मिला था। अधिकांश समय उन्हें केवल करोड़ों की वस्तुएं ही प्राप्त होती थीं। दूसरे दिन से 7वें दिन तक उसने जो वस्तुएं प्राप्त की थीं, वे पहले दिन के समान ही थीं। हालांकि ये पहले से ही बहुत अच्छा था। इस समय उसकी सच्ची आत्मा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत थी। यदि उसने थोड़ी अधिक मेहनत की तो वह सच्चे आत्मा क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में प्रवेश करने में सक्षम होगा। इन 7 दिनों में उसने कई चीजों का सामना किया था। इस स्वर्ण महल में प्रतिभागियों के अलावा दुश्मन जासूस, कठपुतलियां और राक्षसी जानवर भी थे।
सबसे बुरी बात यह थी कि इन खतरों का उन पर एक भी बिंदु नहीं था। वे कभी कभार ही खजाने की पेटियों में पाए जा सकते थे। इसलिए जिस गति से उसने अंक प्राप्त किए वह बहुत धीमी थी। हालांकि ये हुआन की गति असाधारण थी। रास्ते में उनका सामना कई लोगों से हुआ था। इस वजह से उनके अंक 10 लाख से बढ़कर 5 मिलियन से अधिक हो गए थे। इस स्वर्ण महल में कोई रैंकिंग पत्थर की गोली नहीं थी, इसलिए उन्हें नहीं पता था कि उनकी रैंकिंग क्या है। हालांकि उन्हें शीर्ष 10 में होना चाहिए। उन्होंने अनुमान लगाया कि कैपिटल टूर्नामेंट समाप्त होने के बाद उनके अंक 100 मिलियन तक पहुंच जाएंगे। इस तरह उसके पास 1000 घटिया क्रिस्टल होंगे। अब जब वह पहले से ही सच्चे आत्मा क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में था, तो वह कुछ और दर्जन घटिया क्रिस्टल के साथ सच्चे आत्मा क्षेत्र के मध्य चरण में प्रवेश करने में सक्षम होगा। यदि वह इन सभी 1000 घटिया क्रिस्टलों को खा जाए तो वह निश्चित रूप से सच्चे आत्मा क्षेत्र के शिखर तक पहुंचने में सक्षम होगा। कैपिटल टूर्नामेंट के दूसरे दौर का आज 8वां दिन था। ये सोने का महल बहुत बड़ा था और सड़क में बहुत सारे कांटे थे। हालांकि ये हुआन के पास एक मोटा नक्शा था, इसलिए वह खो नहीं गया। मैं पहले ही महल के लगभग आधे हिस्से में घूम चुका हूँ। अगर इस तरफ कुछ नहीं है तो ये दूसरी तरफ होना चाहिए, ये हुआन ने मन में सोचा। हालांकि जैसे ही वह पीछे मुड़कर वापस जाने वाला था, उसे अचानक अंत में एक सीढ़ी मिली। क्या इस सुनहरे महल में दूसरी मंजिल है? ये हुआन हैरान था, लेकिन उसने संकोच नहीं किया और सीधे ऊपर चला गया। हालांकि जैसे ही ये हुआन दूसरी मंजिल पर पहुंचा, उसकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हुई जिससे वह बहुत परिचित था। ये व्यक्ति स्वयं था। ये कैसे संभव है? उसके सामने जो व्यक्ति बिल्कुल उसके जैसा दिखता था, उसे देखकर ये हुआन कांप उठा। उसने जल्दी से चारों ओर देखा और महसूस किया कि वह एक छोटे से महल में था। उसके सामने ये हुआन के अलावा और कुछ नहीं था। मुझे हराओ और तुम्हें बाहर निकलना मिल जाएगा, ये जुबान के सामने खड़ा नकली ये जुबान धीरे से बोला। आवाज भी बिल्कुल वैसी ही थी। उसके हाथ में तलवार वाटर स्प्लिटर तलवार थी। हालांकि ये हुआन अब समझ गया कि वह एक भ्रामक स्थिति में था। उसके पास एक कैरे ब्रेकिंग मास्टर की वंशावली थी, इसलिए वह समझ सकता था कि यह नकली ये हुआन वास्तव में क्विंटेसेंशियल एसेंस से संघनित था। जब तक मैं तुम्हें हराता हूं, मैं ये जगह छोड़ सकता हूं, है ना? ये हुआन ने धीरे से कहा। हाँ, नकली ये हुआन ने सिर हिलाया। ठीक है। जैसे ही ये हुआन बोला, उसने जल विभाजन तलवार को भी कसकर पकड़ लिया। उसने मन ही मन सोचा, बहुत वास्तविक। हथियार भी वही है। इसका मतलब यह है कि मेरी स्वॉर्डमास्टर वंशावली को उसके द्वारा दोहराया गया है। दोनों एक दूसरे के सामने 100 मीटर की दूरी पर खड़े थे। इस समय नकली ये हुआन ने अचानक अपना हाथ उठाया और काट डाला। ये हुआन भी कट गया। दोनों स्लैश तुरंत टकरा गए, जिससे एक मजबूत प्रभाव पैदा हुआ। शक्ति भी वही थी, सच्चा और झूठा, झूठा और सच्चा। मैं देखना चाहता हूं कि आपका यह नकली कितना सक्षम है। ये हुआन के मुंह के कोने थोड़े मुड़े हुए थे, क्योंकि उसने जमकर हमला किया था। नकली ये हुआन का भी यही इरादा था। उसने अपने पैरों पर लात मारी और आगे की ओर चला गया। माइरियाड फूल तलवार, माइरियाड फूल तलवार। ये दोनों असंख्य पुष्प तलवार के तीसरे स्तर पर थे। उनकी तलवारों के वार से उनका सर्वोत्कृष्ट सार 72 टुकड़ों में विभाजित हो गया और एक दूसरे की ओर फट गया। बम बम बम। कई स्लैश एक दूसरे से टकराए और फिर फट गए। हालांकि कुछ स्लैश सफल हो गए, लेकिन उन दोनों ने लड़ने से पहले सीधे लोड्स आर्मर का इस्तेमाल किया। बम बम बम। उन दोनों के बीच तुरंत मारपीट शुरू हो गई। हालांकि लोड्स आर्मर की रक्षा भी बेहद मजबूत थी। इसे नष्ट करने के लिए 3 असंख्य फूलों की तलवारों की आवश्यकता थी। एक पल में असली और नकली के बीच की यह लड़ाई क्षरण का युद्ध बन गई। उन दोनों की शक्ल एक जैसी थी, हथियार एक जैसा था, दायरा एक जैसा था और मार्शल आर्ट भी एक जैसा था। फिर ये हुआन इस नकली ये हुआन को कैसे हराने जा रहा था? उन दोनों ने आधे मिनट तक मारपीट की। उनका सर्वोत्कृष्ट सार शीघ्र ही समाप्त हो गया। हालांकि इस समय ये हुआन ने अचानक एक गोली निकाली। यह एक ऐसी गोली थी जो किसी के सर्वोत्कृष्ट सार को शीघ्रता से बहाल कर सकती थी। क्या नकली ये हुआन हैरान था? वह ये हुआन का भ्रम था। उनका गठन तब हुआ था जब ये हुआन दूसरे स्तर पर आए थे। हालांकि उसे समझ नहीं आया कि ये हुआन के हाथ में गोली कहां से आई। अपने प्रतिद्वंद्वी की अभिव्यक्ति में बदलाव देखकर ये हुआन के होंठ थोड़े मुड़ गए। वह वास्तव में डर गया था कि उसके प्रतिद्वंद्वी ने भक्षण प्रणाली को दोहराया था। यदि ऐसा होता तो चाहे वह किसी भी रिक्त रेखा के लिए आदान प्रदान करता, उसके प्रतिद्वंद्वी के पास भी यह होता। हालांकि ऐसा लग रहा था कि वह ओवरथिंकिंग कर रहे थे। यद्यपि यह भ्रमसरणी शक्तिशाली थी, भक्षण प्रणाली इस भ्रमसरणी की प्रतिकृति सीमा से परे थी। इस लड़ाई का नतीजा बहुत साफ था। ये हुआन के पास एक गोली थी जो सर्वोत्कृष्ट सार को बहाल कर सकती थी, लेकिन नकली ये हुआन के पास नहीं थी। जल्द ही नकली ये हुआन का सर्वोत्कृष्ट सार समाप्त हो गया। हालांकि 100 फ्लावर ब्लेडलाइन और ग्रीन लोड स्वॉर्ड आज सर्वोत्कृष्ट सार को बहाल कर सकते थे, यह एक लड़ाई थी। नकली ये हुआन की पुनर्प्राप्ति गति असली ये हुआन की तुलना में तेज कैसे हो सकती है? कुछ मिनट बाद नकली ये हुआन का सर्वोत्कृष्ट सार पूरी तरह से समाप्त हो गया। फिर ये हुआन की असंख्य फूलों की तलवारों ने उसे छलनी में बदल दिया। अंत में वह हवा में गायब हो गया। यह मेरा पहली बार है जब मैं खुद को मार रहा हूँ। ये काफी दिलचस्प है। नकली ये हुआन को गायब होते देख ये हुआन आत्मनिंदा करते हुए हंसा। इस भ्रमसरणी का उस पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि वह भक्षण प्रणाली को दोहरा नहीं सका। हालांकि उन्होंने ये भी समझा कि इस भ्रमसरणी के लिए उपयोगकर्ता को युद्ध में आगे बढ़ने की आवश्यकता है, अन्यथा वे जीत नहीं पाएंगे। के माध्यम से तोड़ने के लिए कई तरीके थे। लोगों के माध्यम से तोड़ना, मार्शल आर्ट के माध्यम से तोड़ना और यहाँ तक कि युद्ध तकनीक भी। ये हुआन को धोखा माना गया। ये हुआन द्वारा अपने नकली स्व को हराने के बाद महल के अंत में दरवाजा एक जोरदार धमाके के साथ खुला। ये हुआन तेजी से आगे बढ़ा। मैं आखिरकार बाहर आ गया। मेरी गति के साथ मुझे पहले स्थान पर होना चाहिए, है ना? ये हुआन आलस्य से आगे बढ़ने से खुद को नहीं रोक सका। उसी समय उन्होंने अपने परिवेश का सर्वेक्षण किया। उसे पता चला कि वह एक खाली मंच पर था। उसके सामने एक भूल भुलैया दर्पण था। तुम इतनी जल्दी बाहर हो? थोड़े आश्चर्यचकित स्वर वाली एक आवाज ये हुआन के कानों में पड़ी। बी, मुझे अपना पहचान पदक दो। यूशान ने हाथ बढ़ाया। ये हुआन ने खाने की जगह से अपना पहचान बैज निकाला और यूशान को सौंप दिया। 76,680,000। यूशान ने एक नंबर की सूचना दी। ये हुआन का अंतिम स्कोर था। यह मास्टर, मेरी रैंक क्या है? ये हुआन ने कमजोर आवाज में पूछा। चिंता न करें, हालांकि जियान मध्य सच्ची आत्मा के दायरे में पहुंच गया है, लेकिन दूसरे चरण में अंक प्राप्त करने के कई तरीके नहीं हैं।
उसके पास अब केवल 13,000 अंक हैं, यह आपसे भी कम है, यूशान ने कहा। हालांकि ये हुआन बहुत आश्वस्त थे, लेकिन उन्हें 100% यकीन नहीं था कि उन्हें पहला स्थान मिल सकता है। जियान अभी तक बाहर नहीं आया था और वह इतना भाग्यशाली हो सकता है कि उसे खजाने के भंडार में से एक में लाखों अंक मिले। हालांकि संभावना छोटी थी, फिर भी यह संभव था। आपको पहला स्थान मिलना निश्चित है। हालांकि जियान की खेती का स्तर ऊंचा है, अगर वह अगले चरण तक नहीं पहुंच सका तो मुझे डर है कि उसे हटा दिया जाएगा। यूशान ने बंद दरवाजे की ओर देखा और धीरे से कहा, यदि वह 1 महीने में खुद से आगे नहीं निकल सका तो उसे बाहर कर दिया जाएगा। उस समय वह अब अपने अंकों का आदान प्रदान नहीं कर पाएगा। लेकिन फिर ये हुआन के 76 मिलियन अंकों को 700 से अधिक निम्न श्रेणी के क्रिस्टल के लिए बदला जा सकता है। मुझे आशा है कि यह जल्द ही समाप्त हो जाएगा, फिर मैं सच्चे आत्मा क्षेत्र के शिखर तक पहुंच सकता हूं। ये हुआन इसका इंतजार कर रहा था। जब वह साउथ फॉरेस्ट सिटी पहुंचे तो वह मार्शल पार्क क्षेत्र की 9वीं रैंक के शिखर पर थे, लेकिन उसे सच्चे आत्मा क्षेत्र के शिखर तक पहुंचने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा और केवल 3 महीने ही हुए थे। लेकिन जब उसने अपने उस असामान्य पिता के बारे में सोचा तो उसे लगा कि वह अभी भी पर्याप्त मजबूत नहीं है। 8 साल पहले जब येचोंग को इंपीरियल कैपिटल प्रतियोगिता में पहला स्थान मिला तो वह वास्तव में ट्रू स्पिरिट क्षेत्र में नहीं था, वह पहले ही दिव्य कोर क्षेत्र को पार कर चुका था। उन्होंने वह पत्र प्रतियोगिता के बाद लिखा था। उस समय उनकी उम्र महज 28 साल थी। 28 साल की उम्र में वह पहले ही दिव्य कोर क्षेत्र को पार कर चुका था। जहां तक ये हुआन के सामने यूशान की बात है, वह 40 साल का लग रहा था, लेकिन वह केवल सच्ची आत्मा के दायरे में था। यही फासला था उनके बीच। ये हुआन ने अपने वर्तमान स्तर तक बढ़ने के लिए भक्षण प्रणाली पर भरोसा किया था। ये चोंग के पास ऐसी प्रतिभा होने के लिए ये संभावना थी कि उसे एक आकस्मिक मुठभेड़ का सामना करना पड़ा था जो कि भक्षण प्रणाली के बराबर थी। चकित ये हुआन को देखते हुए यूशान ने आगे कहा, ठीक है, टूर्नामेंट समाप्त होने में अभी भी 20 दिन बाकी हैं। मैं तुम्हें पहले वापस लाने के लिए किसी को बुलाऊंगा। ऐसे ही ये हुआन अपने पिछले निवास पर लौट आया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त कर सकेगा। हालांकि इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन 99.9% संभावना थी। हालांकि प्रतियोगिता अभी खत्म नहीं हुई थी, इसलिए वह केवल अपने घर में कुछ समय बिता सकते थे। प्रतियोगिता के दूसरे चरण के 25वें दिन झाओपैन ने भी सफलतापूर्वक अपना रास्ता बना लिया। वह केवल नकली झाओपैन को मारने में कामयाब रहा था क्योंकि उसने अपने खेती के आधार को तोड़ दिया था। ये हुआन गुप्त रूप से प्रभावित हुआ। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने अपनी वर्तमान उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए भक्षण प्रणाली पर भरोसा किया था। भक्षण प्रणाली के बिना वह कूड़े से ज़्यादा कुछ नहीं होगा। झाओपैन और अन्य सच्चे प्रतिभाशाली थे। 30 दिन बाद इंपीरियल कैपिटल टूर्नामेंट समाप्त हो गया। झाओपैन द्वारा लाई गई खबर के अनुसार ये हुआन को यह भी पता था कि प्रतियोगिता के दूसरे चरण में कुल 8 लोग उत्तीर्ण हुए थे। वह 6 सच्चे आत्मा क्षेत्र की प्रतिभाएं थीं, जिनमें वह और झाओपैन भी शामिल थे। जहां तक दूसरों की बात है, वे सभी समाप्त कर दिए गए। हालांकि उनमें से केवल 8 ही थे। 8 लोगों के कुल अंक कोई छोटी संख्या नहीं थी। टूर्नामेंट समाप्त होने के बाद ये हुआन को एक नोटिस मिला कि सम्राट व्यक्तिगत रूप से 3 दिनों में उसे एक उपाधि प्रदान करेगा। दूसरे शब्दों में, वह 3 दिनों में एक अधिकारी बन जाएगा। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि वह किस तरह के अधिकारी बनेंगे। इंपीरियल कैपिटल टूर्नामेंट के चैंपियन के रूप में उनकी स्थिति निश्चित रूप से छोटी नहीं होगी। 3 दिन बहुत जल्दी बीत गए। यूशान के नेतृत्व में ये हुआन इंपीरियल कैपिटल द प्रोफाउंड यांग पैलेस में सबसे अधिक संरक्षित स्थान पर पहुंचे। ये वह स्थान भी था जहां सभी अधिकारी एकत्रित थे। जब ये हुआन पहुंचे तो वहां पहले से ही 100 से अधिक अधिकारी खड़े थे। इनमें 16 ग्रैंड इंस्पेक्टर भी थे। ड्रैगन सिंहासन पर ड्रैगन क्राउन पहने एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति बैठा था। बिना किसी संदेह के यह मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति गहन यांग साम्राज्य का सम्राट झाओचोंग गुआंग था। उसके बगल में शाही वस्त्र पहने एक मोटा आदमी खड़ा था। ये झाओपैन था। ये दृश्य बहुत अप्राकृतिक था। ये हुआन ने इसे देखने की हिम्मत नहीं की। महामहिम, वह व्यक्ति यहाँ है। यूशान ने सम्मानपूर्वक अपनी मुट्ठियां पकड़ लीं। इस दुनिया में किसी अधिकारी से मिलते समय घुटने टेकना जरूरी नहीं था। मुट्ठी झुकाना और बांधना ही काफी था। सम्राट से मिलने पर भी ऐसा ही था। ये हुआन ने जल्दी से अपनी मुट्ठियां पकड़ लीं। ये सम्राट से उनकी पहली मुलाकात थी, इसलिए वह उत्साहित हुए बिना नहीं रह सके। उसी समय उन्होंने ये भी देखा कि किनारे पर एक भूलभुलैया दर्पण था। क्या ऐसा हो सकता है कि ये दृश्य भी प्रतिबिंबित हो? यह अध्याय समाप्त नहीं होता, कृपया पृष्ठ पलट दें। बाहर बहुत उत्सुक था, सम्राट उसे किस प्रकार का आधिकारिक पद प्रदान करेगा। जब तक यह मुख्य हिजड़ा नहीं था। इस समय झाओचोंग गुआंग के बगल में एक हिजड़ा बाहर खड़ा था। उसने एक पीला स्क्रॉल खोला और कर्कश आवाज में चिल्लाया, ये हुआन, जियान, लिशाओटियन, लुयू। उन्होंने लगातार 7 नाम पढ़े। झाओपैन को छोड़कर सभी मौजूद थे। जब उसका नाम पढ़ा गया तो ये हुआन किनारे पर खड़ा हो गया। इसके बाद उन्होंने उनके लिए प्रशंसाओं की एक श्रृंखला सुनी। स्वर्गीय प्रतिभा, राष्ट्र के स्तंभ जैसा कुछ। किसी भी मामले में यह अच्छे शब्दों का एक समूह था जिसने उसे शर्मा दिया। जब किन्न ने आधिकारिक स्थिति पढ़ी तो सभी नागरिक और सैन्य अधिकारी हैरान रह गए। ये हुआन को राष्ट्र के महान जनरल की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा, सम्राट द्वारा। जुवानयांग पैलेस में आवाज गूंज उठी। उसी समय ये हुआन के कानों में भी गिर गया। राष्ट्र के महान जनरल अद्भुत लगते हैं। उस जियान के पिता राष्ट्र के महान जनरल हैं। मेरा नाम मिलता जुलता है, उन्हें एक ही रैंक का होना चाहिए। ये हुआन ने इसके बारे में सोचा और बहुत संतुष्ट हुए। उसने जल्दी से अपनी मुट्ठियां पकड़ ली और सम्राट को धन्यवाद दिया। हालांकि जब उन्होंने नागरिक और सैन्य अधिकारियों की चर्चाएं सुनी तो वे कुछ हद तक अप्रसन्न हुए। इन अधिकारियों ने सोचा कि वह सिर्फ एक भाग्यशाली बगवा था। ताकत के मामले में जियान सबसे मजबूत होना चाहिए। उन्हें लगा कि यह आधिकारिक पद जियान को दिया जाना चाहिए। जब उसने ये सुना तो ये हुआन लगभग उसके चेहरे पर थप्पड़ मारना चाहता था। दूसरे दौर में उनकी किस्मत वाकई खराब थी। वह एक भी सच्चे आत्मा क्षेत्र के कृषक से नहीं मिला। वह इस बात से भी बहुत असहाय था कि दूसरे दौर में उसका सामना जियान से नहीं हुआ। अन्यथा वह निश्चित रूप से जियान की पिटाई करेगा और फिर उसका सब कुछ लूट लेगा। हालांकि ये अधिकारी केवल निजी तौर पर चर्चा कर सकते थे। उन्होंने अपनी आपत्तियां व्यक्त करने का साहस नहीं किया। किसी को यह जानना होगा कि ये हुआन की आधिकारिक स्थिति उपस्थित अधिकांश लोगों से अधिक थी। राष्ट्र के महान जनरल, इंपीरियल गार्ड के ग्रैंड कमांडर, ग्रैंड चांसलर और इसी तरह सभी सर्वोच्च अधिकारी उपस्थित थे।
इनमें से अधिकतर अधिकारी दूसरे या तीसरे रैंक के थे। यदि उन्होंने भविष्य में ये हुआन को देखा तो उन्हें उसे सलाम करना होगा। इसके बाद ग्रेट जनरल के बेटे जियांग जियान का सम्मान किया गया। जियांग जियान को दूसरे दर्जे के अधिकारी इंपीरियल गार्ड के वाइस कमांडर के पद से सम्मानित किया गया था। जहां तक अन्य लोगों की बात है, वे सभी तीसरे दर्जे के अधिकारी थे।